तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2026, एमपीएसआई 2026 एवं मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी एवं ऐसी सभी परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस एमपीजीके आता है, उन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको पता है हम 2500 यानी कि 2500 रियल पीवाईक्यू कवर कर रहे हैं किसके, जीके जीएस एमपीजीके और करंट अफेयर के, जिसमें अब तक हम 400 पीवाईक्यू कवर कर चुके हैं। जिसमें हमने कवर किया था एमपी फॉरेस्ट गार्ड और डिप्टी जेलर के जो एग्जाम हुआ भी 2026 में, उनके क्वेश्चंस को हमने कवर किया था। और आज हम कवर करेंगे एमपीएसआई मेंस 2026 के भौकाल पीवाईक्यू। जी भैया, ये जो पीवाईक्यू हैं ये आपको लगेंगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस आते हैं। एमपी एसआई जो आपका मेंस हुआ है 2026 में, 29 अप्रैल को एक ही दिन एग्जाम हुआ था, है ना, क्योंकि 5500 लड़कों को पास किया गया था मेंस के लिए, तो 5500 लड़कों का एक ही दिन एग्जाम हुआ था। उसमें किस तरह के जीके जीएस और एमपीजीके के क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी के, हिस्ट्री के किस तरह के क्वेश्चन आए थे, उनको आज आप देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 401 से स्टार्ट होगा और 500 तक रहेगा, यानी कि 100 प्रश्न आपको इस वीडियो में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे क्वेश्चन आपके सामने आ सके और 2500 जो क्वेश्चन का टारगेट है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। इसी के साथ साथ में हम पैरेलल 1000 मैथ के क्वेश्चंस भी करवाने वाले हैं और 1000 रीजनिंग के भी पीवाईक्यू करवाने वाले हैं, जिसमें कल पहली वीडियो आएगी और उसमें एमपीएसआई मेंस 2026 के मैथ के 25 सवाल पूछे गए थे, वो कल आपको पूरे के पूरे 25 सवाल मैथ के देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, 401 नंबर है, देखिए। और ये आपका एमपीएसआई मेंस 2026 29 अप्रैल 2026 शिफ्ट 1 में ये पूछा गया था। चलिए देखिए, 401 है, गुप्त काल में एक विशिष्ट सामाजिक समूह के रूप में कायस्थों का उदय मुख्य रूप से किस कारण से हुआ था। कुल मिलाकर आपसे पूछ रहे हैं जो कायस्थ हुआ करते थे गुप्त काल में, उनका क्या कार्य हुआ करता था, बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए, सेना का विस्तार और नए सैनिकों की भर्ती करते थे ये लोग, या फिर शिक्षा पर ब्राह्मणों के एकाधिकार का पतन होने के बाद में इन लोगों का उदय हुआ, या शूद्रों का वैष्णव धर्म में सामूहिक धर्मांतरण हुआ, उसके बाद में कायस्थ लोग आए, या फिर अभिलेखों के रखरखाव के लिए विशेष लेखकों की आवश्यकता वाले भूमि अनुदानों का प्रसार करने के लिए कायस्थों का उदय हुआ। बताइए कायस्थ आखिर क्यों आए थे गुप्त काल में। प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभिलेखों के रखरखाव के लिए विशेष लेखकों की आवश्यकता पड़ रही थी, ठीक है ना, तो भूमि अनुदानों का प्रसार करने के लिए इन कायस्थों का उदय हुआ था। डिटेल सॉल्यूशन आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों ये कायस्थ आए थे, इनका क्या काम था। देखिए, तो गुप्त काल में बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान यानी अग्रहार के लिए दिए जाने लगे थे। भाई पहले क्या हुआ करता था कि अब इन लोगों ने क्या किया, कैश देना बंद कर दिया है ना। इन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ का एक वो होगा, सेनापति होगा, उसको इतनी भूमि दी जाती है, यहाँ पर जितना भी टैक्स इस भूमि से आएगा उन सारे टैक्स को आप अपने पास में रखेंगे, अपना खर्चा निकालेंगे, फिर कुछ उसमें से जो है वो राजा को प्रदान कर देंगे, ठीक है ना। तो गुप्त काल में ये सिस्टम चल रहा था, भूमि जो है दी जाने लगी थी। इन जमीनों और राजस्व रिकॉर्ड का हिसाब किताब रखने के लिए एक विशेष लिपिक वर्ग की आवश्यकता महसूस हुई कि भाई कोई क्लर्क तो होना चाहिए। भाई इतनी भूमि अगर हम दे रहे हैं तो इस भूमि के रखरखाव में सही टैक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं हो रही प्रजा के साथ में, इसका जो है अवलोकन करने के लिए एक क्लर्क की आवश्यकता पड़ने लगी, ठीक है ना। जिसके परिणाम स्वरूप कायस्थ नामक एक सामाजिक समूह का उदय हुआ। तो ये जो कायस्थ हुआ करते थे वो एक प्रकार से क्लर्क हुआ करते थे, ठीक है ना, क्लर्क हुआ करते थे। जो आज आपको जो है अग्रवाल समाज देखने को मिलता है या फिर गुप्ता समाज जो भी देखने को मिलता है, तो ये लोग क्या है, कायस्थ हैं, ठीक है ना। तो इन लोगों का उस टाइम पर ये क्लर्क वाला काम हुआ करता था। ये लोग पूरा देखभाल करते थे कि यहाँ से सही से भूमि से अनुदान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो गुप्त काल में इनका उदय हुआ था, ठीक है। तो कायस्थ क्या थे, समझ गए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एमपीएसआई मेंस में देखने को मिले थे, है ना। तो कृषि विस्तार अधिकारी वाले या फिर ग्रेजुएट लेवल का जिनका भी एग्जाम है वो लोग तैयार रहिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपको भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, दोनों वैकेंसी आपके सामने आ गई हैं, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भी आ गई है और एमपीएसआई की भी आ गई है, ठीक है। अगर आप दोनों जो है वैकेंसी की तैयारी एक साथ में करना चाहते हैं तो दोनों के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स एक साथ एमपीएसआई और कांस्टेबल के कॉम्बो बैच में आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मिलेंगे। इस कॉम्बो बैच में आप 299 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। क्या क्या आपको मिलेगा वो देख लीजिए। एमपीजी के हिंदी, रीजनिंग, साइंस, मैथ, कंप्यूटर, डीआई वगैरह सब कुछ मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, जीके जीएस मिलेगा, यानी जो भी आपके एमपीएसआई में पूछा जाता है मेंस और प्री दोनों को मिला करके, और कांस्टेबल मतलब तीनों जो है कह सकते हैं, तीनों को मिला करके एक कॉम्बो बैच बनाया गया है। 299 रुपये में आपको ये एमपीएसआई और जो है कांस्टेबल का बैच एक साथ में मिलेगा अगर कॉम्बो लेंगे, ठीक है। अगर एमपीएसआई अकेला लेना चाहते हैं तो आपको 199 मिलेगा, और एमपी पुलिस कांस्टेबल अकेला लेना चाहते हैं तो 189 रुपये में मिलेगा, ठीक है ना। ये कंप्लीट पीडीएफ बैच है जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट पीडीएफ दी जाएंगी, एमसीक्यू कराए जाएंगे, पीवाईक्यू कराए जाएंगे। पीवाईक्यू की पीडीएफ आपको मिलेगी, जैसे हम ये 2500 क्वेश्चन
करवा रहे हैं ना, ये 2500 क्वेश्चन की पूरी PDF आपको रक्षक बैच में भी मिल जाएगी और कॉम्बो बैच में भी मिल जाएगी। जो भी आप लेंगे उन दोनों में आपको मिल जाएगी। ठीक है ना मेरे भाई। तो अब आप ले सकते हैं। अगर आप केवल रक्षक बैच लेना चाहते हैं तो मात्र 189 रुपये में आपको ये जो है नोट्स मिलेंगे। इसमें क्या मिलेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके जीएस, MP जीके, साइंस और एनवायरनमेंट, इतना पूरा मटेरियल आपको जो है रक्षक बैच MP पुलिस कांस्टेबल स्पेशल में मिलेगा। ठीक है ना सर। प्राप्त कैसे करना है, कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है। डायरेक्ट ये QR आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर अगर आपको MP पुलिस कांस्टेबल रक्षक बैच चाहिए तो 189 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आपको MP पुलिस कांस्टेबल और MP SI कॉम्बो बैच चाहिए तो 299 का जो है पेमेंट करना है। अगर केवल SI चाहिए तो आपको 199 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको कर देना है। स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स की प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप लिंक सेंड कर दी जाएगी, जिसमें आप लिंक पर क्लिक करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे और आप तुरंत की तुरंत उस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। जैसे ही आप इसके टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे आपको एक तरफ से सारी PDF लगी हुई मिल जाएगी और इन दोनों के अंदर ही हमने एक सब ग्रुप बनाया है करंट अफेयर का, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर और स्टैटिक जीके हम दे रहे हैं। आज की भी करंट अफेयर सुबह 5:30 बजे जो है 5 से 6 बजे के बीच में करंट अफेयर डल जाती है। ठीक है ना, डेली डलती है। तो करंट अफेयर का ग्रुप भी आपको इसमें फ्री मिल रहा है। इसके साथ में दोनों में आपको जो है करंट अफेयर का जो बैच है वो जो ग्रुप है वो एकदम फ्री मिलेगा। ठीक है ना। तो जो भी नोट्स आपको चाहिए उतने का इस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के आप लोग नोट से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पूरा गाइडेंस वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। 6 तारीख से इसमें गाइडेंस देना शुरू हो जाएगा। टारगेट भी हम आपको देंगे कि आज आपको ये पढ़ करके आना है, इसका आज जो है हम टेस्ट लेने वाले हैं या आज हम इसके बारे में आपसे पूछने वाले हैं। तो सारा टारगेट भी आपको इस कॉम्बो बैच में और MP पुलिस के जो है रक्षक बैच में दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट पर पेमेंट करके अपना जो है नोट्स ले लीजिए और ग्रुप में शामिल हो जाइए। चलिए 402 पर चलते हैं। कृषि विस्तार अधिकारी वालों को बता दें उनके भी नोट्स मात्र 199 रुपये में कृषि विस्तार अधिकारी के कंप्लीट नोट्स मिल रहे हैं। CSET यानी CSET के सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं और उसके साथ साथ में आपको जो है एग्रीकल्चर के भी सारे यूनिट के कंप्लीट नोट्स 199 रुपये में मिल रहे हैं। तो MPREO वाले भी अपने नोट्स परचेज कर सकते हैं इसी प्रक्रिया के द्वारा, इसी नंबर के द्वारा। चलिए अगला है, ब्रिटिश अधिकारियों को यह उम्मीद थी कि स्थायी बंदोबस्त से किस सामाजिक समूह का उदय होगा। जो स्थायी बंदोबस्त चालू की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि ब्रिटिश अधिकारियों को यह उम्मीद थी कि स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली हमने चालू की है, परमानेंट सेटलमेंट जो चालू की है, उससे किस सामाजिक समूह का उदय होगा। ये बताइए कि क्या वो सोच करके इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया था। औद्योगिक पूंजीपति का उदय होगा, व्यापारी संघ का उदय होगा, जनजाति प्रमुख का उदय होगा या फिर गृहस्थ किसान और धनी भूस्वामी का उदय होगा। किसका उदय यहाँ पर होने वाला है जिसको सोच करके अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त चालू किया था। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो गृहस्थ योमेन हुआ करते थे, किसान और धनी भूस्वामी हुआ करते थे, इनका उद्धार करने के लिए जो है स्थायी बंदोबस्त प्रथा को लागू किया गया था। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं, किसने चालू किया था, क्यों चालू किया था और क्या इसका उद्देश्य था। देखिए 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किए गए स्थायी बंदोबस्त का एक मुख्य उद्देश्य समाज के ऐसे धनी भूस्वामियों और गृहस्थ किसानों का वर्ग तैयार करना था जो ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार रहे और कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश कर उत्पादन बढ़ाएं। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जो है जो किसान लोग थे वो अपना कर जाकर किसके पास जमा करते थे, जो है जमींदार के पास में जमा करते थे। फिर जमींदार ले जाकर के कहाँ जमा करता था, सरकार के पास में, अंग्रेजों के पास में। इस बीच में क्या है, जमींदार अपना जो है हिस्सा ले लेता था और एक्स्ट्रा भी ले लेता था किसानों से। अब जब सरकार को ये पता चला यार ये तो बड़ी दिक्कत हो रही है, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा देखो तुम ऐसा करो, जितने भी भूस्वामी और किसान हैं वो डायरेक्ट हमको टैक्स दीजिए। ठीक है ना, ये बीजपतियों का जो है खेल खत्म करते हैं। तो इस तरह से स्थायी बंदोबस्त की प्रथा के द्वारा जो है डायरेक्ट टैक्स कहाँ जाने लगा, सरकार के पास में जाने लगा। और इससे क्या हुआ भाई, किसानों को भी ये फायदा होने लगा, क्योंकि किसान अभी तक जो जितना भी देते थे जमींदार अपना लेता था, फिर ऐसे ऐसे होकर के सरकार पास पहुंचता था, तो किसानों को बहुत ज़्यादा देना पड़ता था। अब किसान भी यहाँ पर वफादार हो गए सरकार के प्रति, है ना, क्योंकि उनको भी थोड़ा बहुत फायदा होने लगा। तो ये सोच करके उन्होंने जो है स्थायी बंदोबस्त प्रथा को लागू किया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। चलिए 403 नंबर देखिए। 403 कह रहे हैं, देखो MPSI की क्वेश्चन है तो आपको अच्छे लेवल के मिलेंगे, थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, है ना। अगर आप MPSI लेवल की तैयारी कर रहे हैं सच में, तो टाइम पास कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो अभी छोड़ करके आप जा सकते हैं। जो सीरियस कैंडिडेट होगा वही यहाँ पर रुकेगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय निगमों का अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ट्रांसलेशन संस्थाओं के रूप में उभरना किस व्यापक आर्थिक प्रवृत्ति की ओर संकेत देता है। यानी जितने भारतीय निगम हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, यानी कि अब क्या है, भारत जो है वो वर्ल्ड लेवल पर उभर रहा है। जितने भी आपके भारतीय निगम हैं वर्ल्ड लेवल पर उभर रहे हैं। तो कह रहा है कि किस व्यापक आर्थिक प्रवृत्ति की ओर संकेत दे रहा है कि भाई जो आर्थिक प्रवृत्ति हो रही है, आर्थिक प्रगति हो रही है, वो किस तरह से हो रही है, किसकी ओर ये संकेत दे रहा है कि भारत के जो निगम हैं वो वर्ल्ड लेवल पर फेमस हो रहे हैं। 4 ऑप्शन देखते हैं, ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए।
ये है। आप वीडियो पॉज कीजिए, आराम से जो है चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए, ठीक है। हम आपको सीधे आंसर की ओर ले चलते हैं, क्योंकि 100 प्रश्न है भाई, टाइम बहुत लग जाएगा, है ना, पूरा समझाना भी पड़ेगा। चलिए पढ़ लिया आपने चारों ऑप्शन। चलिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय कंपनियों का अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन और बाजार नेटवर्क में विस्तार हो रहा है। भाई भारत की जितनी भी कंपनियां हैं, जो भी अच्छी कंपनियां हैं, अब उनका जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर विकास हो रहा है। वो हर एक शहर में, हर एक विश्व के हर एक देश में जो है भारत की कंपनियां पहुंच रही हैं। ये इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर विस्तृत हल देख लेते हैं। देखिए, तो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरना इस बात का सूचक है कि भारतीय कंपनियां अब केवल घरेलू बाजार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन और वैश्विक बाजार नेटवर्क में भी अपना विस्तार कर रही हैं। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। 404 नंबर देखिए, कह रहे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समुदाय पर्यावरण के अपने पारंपरिक ज्ञान के लिए जाना जाता है? बताइए कौन सा ऐसा जनजातीय समूह है इनमें से जो अंडमान निकोबार में पाया जाता है और पर्यावरण के लिए विशेष रूप से उसको ज्ञान है? कौन सा बताइए? संथाल है, डोडा है, भील है, जारवा है, कौन सा है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जारवा। सेंटलीज द्वीप पर यह जारवा जनजाति पाई जाती है। देखिए, जारवा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक प्राचीन और विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है, यानी कि पीबीटीजी हैं। ये लोग हजारों वर्षों से प्रकृति के साथ में सद्भाव के साथ रह रहे हैं और उनके पास पर्यावरण, वनस्पतियों और जीवों का गहरा पारंपरिक ज्ञान है, यानी कि इनको काफी जानकारी है कि कौन सा जो पौधा है वो किस तरह से उपयोगी है, कौन कौन से जो जड़ी बूटियां हैं वो किस तरह से उपयोगी हैं, इनको काफी ज्ञान होता है जारवा जनजाति के लोगों को। 405 नंबर देखते हैं, सेंटली जनजाति भी अंडमान निकोबार में पाई जाती है और ये आक्रामक जनजाति होती है। इसने कई लोगों को मार रखा है, मार दिया, मतलब लोग जब गए वहां पर ना तो तीर कमान से मार दिया उन लोगों को, ठीक है ना। तो इन लोगों को पसंद नहीं है, सेंटलीज लोगों को नहीं पसंद है कि कोई बाहर का व्यक्ति उनके बीच में आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न है 1929 में केंद्रीय विधायी सभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह के साथी कौन थे? भगत सिंह के साथ में और कौन था जिसने 1929 में केंद्रीय यानी कि सेंट्रल जो है आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? कौन था उनके साथ में? राजगुरु थे, सुखदेव थे, चंद्रशेखर आजाद थे या फिर बटुकेश्वर दत्त थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त और दास, बटुकेश्वर दत्त है, ठीक है ना। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, इन दोनों लोगों ने जो है बम फेंका था। देखिए ये भी एमपीएसआई मेंस का 29 अप्रैल शिफ्ट 1 का है। देखिए 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार के पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में दिल्ली स्थित सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। उनका उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को जगाना था। उन्होंने बम फेंकने के साथ में ये भी कहा था कि ये बम जो है वो सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हमने फेंका है, खाली जगह पर हमने फेंका है। हमारा ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं था कि किसी को भी नुकसान पहुंचे, और उसमें किसी को भी नुकसान पहुंचा भी नहीं था, ठीक है ना। इस उद्देश्य से उन्होंने फेंका था। चलो 406 नंबर देखो, मुगल काल में एक जमींदारी में कभी कभी लगभग कितने गांव शामिल हुआ करते थे? बताइए। तो मुगल काल में एक जमींदारी में कितने गांव हुआ करते थे, ये आपसे पूछ रहे हैं। 50 थे, 100 थे, 200 थे या फिर 400 गांव थे? कितने गांव एक जमींदारी में हुआ करते थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 400 गांव तक जो है वो शामिल हो जाया करते थे एक जमींदारी में। यहाँ पर देखिए, मुगल काल के दौरान जमींदारों के पास में काफी विस्तृत अधिकार और जमीनें होती थी। कई बार एक बड़े जमींदार के अधिकार क्षेत्र जमींदारी में 400 गांव तक का समूह शामिल हो जाता था, जहां से वे भू राजस्व वसूलने का कार्य करते थे। अब बताओ कि ये जो जमींदार साहब होते थे इनका कितना रोला हुआ करता होगा। 400 गांव इनके अंडर कंट्रोल में हैं, एक बार बोल देंगे तो वही होगा जो जमींदार साहब बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा, मैं जमींदारों के खानदान से ताल्लुकात रखता हूँ, ठीक है ना। तो वो वाला सिस्टम था, रोला हुआ करता था जमींदारों का। चलिए 407 नंबर देखते हैं। थोड़े क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं, लेकिन क्योंकि एग्जाम भी तो बड़ा है, इस बार एमपीएसआई मेंस देना है सबको, जो हमसे जुड़े हुए हैं मेरे भाई, ठीक है ना। सबको मेंस देना है इस बार, ठीक है ना। मेंस लेवल की तैयारी हम प्री से करवा के चलेंगे एकदम, ठीक है। चलिए मेगास्थनीज के अनुसार, अच्छा ये ध्यान रखना, मेंस में आपको हिंदी वगैरह नहीं मिलेगी, हिंदी इंग्लिश ये सब आपको मेंस में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मेंस में केवल जी के जीएस रहता है, मैथ रहती है, मैथ रहता है और रीजनिंग रहती है। रीजनिंग भी नाम मात्र की रहती है, मैथ ही रहता है मेन, ठीक है ना। जी के जीएस और मैथ ही आपको मिलेगा मेंस में। चलिए ऐसा इस बार देखा गया, इस बार के ट्रेंड के आधार पर आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए कह रहे हैं मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन का प्रबंधन 30 सदस्यों की एक समिति के द्वारा किया जाता था, ठीक है भैया, जिसे 5-5 सदस्यों के 6 बोर्डों में संगठित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा इन 6 सैन्य बोर्डों में से एक नहीं था? अब बताओ, कितना डीप पूछा है, बताओ इनमें से कौन सा एक है जो इन 6 सैन्य बोर्डों में से एक नहीं था? बताइए कौन सा नहीं था भैया। कह रहे युद्ध रथ मंडल नहीं था, या फिर नौसेना मंडल नहीं था, सैन्य आपूर्ति एवं परिवहन मंडल नहीं था, या फिर सैन्य खुफिया और जासूसी मंडल नहीं था। कौन सा जो है इन 6 मंडलों में शामिल नहीं था? आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सैन्य खुफिया और जासूसी मंडल इसमें शामिल नहीं था, और नहीं ही हमसे पूछा गया, इसलिए यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। एमपीएसआई मेंस 29 अप्रैल 2026 शिफ्ट 1 में पूछा। देखिए मेगास्थनीज ने किताब लिखी थी इंडिका, सबको पता है, ठीक है। इसके अनुसार
अब ये तुम्हें पूरी इंडिका पढ़नी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि क्या सिस्टम है, ठीक है ना। तो डीपली पूछा है एमपीएसआई का क्वेश्चन, एमपीपीएससी का क्वेश्चन मान के चलो इसको, ठीक है। तो मौर्य सैन्य प्रशासनों के 6 बोर्ड हुआ करते थे, कौन कौन से? एक तो नौसेना, परिवहन, आपूर्ति, पैदल था, ठीक है, आपूर्ति थी, फिर पैदल सेना थी, फिर घुड़सवार सेना थी, रथ सेना थी, गज हाथी सेना थी। इसमें सैन्य, खुफिया और जासूसी के लिए कोई अलग से बोर्ड नहीं था। जासूसी का काम जो है वो गूढ़ पुरुषों यानी गुप्तचरों के द्वारा किया जाता था, किसी भी जो है बोर्ड की स्थापना नहीं की गई थी। अच्छा, अभी तक जो प्री एग्जाम होगा उसमें क्या पूछेंगे? उसमें ये पूछेंगे कि गूढ़ पुरुषों का क्या अर्थ हुआ करता था मौर्यों के टाइम पर, तो आप बता देंगे सर गूढ़ पुरुष का अर्थ हुआ करता था गुप्तचर। लेकिन मेंस में कैसे पूछेंगे? मेंस में इस तरह के प्रश्न पूछेंगे, ठीक है ना। तो हर लेवल पर आपको तैयार होकर के चलना है, ठीक है भाई। और देखो एक बात आपको बता दें, जीके और जीएस और एमपी जीके, इस पर जिसने कंट्रोल कर लिया तो वो समझ लो कि यहाँ पर बन जाएगा एसआई, ठीक है। क्योंकि मैथ रीजनिंग बहुत लो लेवल का आता है, तो मैथ रीजनिंग के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैथ रीजनिंग हम 1000 क्वेश्चन करवा देंगे, उसमें से ही आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट करवा देंगे। ट्रिक के चक्कर अपन नहीं पड़ते हैं, ठीक है भाई। जो ट्रिक वाले होते हैं ना उनको बता दें, जो जितने भी ट्रिक वाले होते हैं मेरे भाई, जब एग्जाम का प्रेशर पड़ता है ना दिमाग पे, तो जितनी सारी ट्रिकें होती हैं वो ऐसे हवा हो जाती हैं, ऐसे हवा, फिर कोई ट्रिक याद नहीं आती, फिर जो ये होता है जी क्या हो गया सर, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करके चलना है। हम आपको मैथ के क्वेश्चन जब करवाएंगे तो पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, कॉन्सेप्ट समझाने के बाद में फिर आपको ट्रिक देंगे, ठीक है ना। कि मान लो अगर ट्रिक आपकी हवा हो जाए तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहेगा, मतलब क्वेश्चन आप छोड़ करके तो नहीं आओगे, सॉल्व करके तो आओगे। ये अपना काम नहीं है कि भैया 100 सवाल 50 सवाल लेकर के आए हैं और पूरा रट करके आए हैं, एक एक ट्रिक रट करके आए हैं, ठीक है ना। और वही रट्टा मार के पूरा आए हैं, सिंपल सिंपल सवाल उठा लिए पूरे पेपर में से और रट्टा मार के आए हैं और समझा रहे हैं बढ़िया से, ट्रिक पूरी रट करके आए हैं। अगर बीच में एक क्वेश्चन पूछ दिया तो ब्लॉक कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे टीचर हम देख रहे हैं भाई, ठीक है ना। एमपी पुलिस का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, मैथ और रीजनिंग करा रहे हैं, जो रट करके आते हैं वही कराते हैं। बीच में किसी ने क्वेश्चन पूछा तो ब्लॉक कर देंगे, ठीक है ना, जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो रट्टा मार टीचरों से बच करके रहना है मेरे भाई, ठीक है ना। चलो मैथ के क्वेश्चन रट के आते हैं भैया, रीजनिंग के क्वेश्चन रट करके आते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे टीचर हैं, तो बच करके रहना ऐसे लोगों से, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो। क्योंकि जब एग्जाम का प्रेशर पड़ता है तो भाई सारी ट्रिक हवा हो जाती है। हमने कई बार देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया है ना। जो टॉपर्स लोग होते हैं वो कॉन्सेप्ट के साथ में ट्रिक लेकर के चलते हैं, केवल ट्रिक के भरोसे नहीं जाते हैं। चलिए, मदुरा विजयम की प्रसिद्ध लेखिका गंगा देवी विजयनगर साम्राज्य की निम्नलिखित में से ऐतिहासिक हस्तियों में से किसकी सबसे अधिक निकटता से जुड़ी है? कुल मिलाकर आपसे ये पूछ रहा है कि मदुरा विजयम की प्रसिद्ध लेखिका है कौन? गंगा देवी हैं। विजयनगर साम्राज्य में एक हस्ती से जो है विशेष रूप से जुड़ी हुई थी। आपसे पूछ रहे हैं कि वो हस्ती इनमें से कौन सी थी। अब बताइए कौन सी थी, बताइए। सालू नरसिम्हन उनके दरबारी इतिहासकार के रूप में जुड़ी थी, कृष्णदेव राय उनके अष्टदिग्गजों के सदस्य के रूप में थी, हरिहर प्रथम से जुड़ी थी, उनकी दरबारी कवित्री के रूप में थी, या फिर राजकुमार कंपना से जुड़ी थी, बुक्का प्रथम के जो पुत्र थे उनकी पत्नी के रूप में थी। कौन थी भैया गंगा देवी, बताइए। चलिए आंसर देख लेते हैं, कितना डीप प्रश्न है ना। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजकुमार कुमारी कपन्ना, यानी बुक्का प्रथम का जो पुत्र था ना कुमार कपन्ना, उसकी ये पत्नी थी, ठीक है। तो देख सकते हैं संस्कृत की प्रसिद्ध कवित्री गंगा देवी विजयनगर साम्राज्य के राजकुमार कुमार कपन्ना बुक्का प्रथम के पुत्र की पत्नी थी। उन्होंने अपनी पुस्तक मदुरा विजयम वीर कंपराय चरितम में अपने पति द्वारा मदुरा सल्तनत पर विजय प्राप्त करने के साहसिक अभियानों का सजीव वर्णन किया है, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों से आपको हम दिखाएंगे भैया, ये प्रश्न कभी देखे नहीं होंगे आप लोगों ने, इसी को कहते हैं एमपीएसआई मेंस। थोड़ा मेंस के अंदर आकर के तो देखो, अभी तो बस ऊपर ऊपर से देख रहे थे एमपी व्यापम को, ठीक है। देखो, गुप्तों के सैन्य संगठन के संदर्भ में महासंधि विग्रह का शब्द से क्या तात्पर्य है, यानी महासंधि विग्रही का शब्द का क्या अर्थ है, बताइए किससे संबंधित है। ये 4 ऑप्शन है, वीडियो पॉज कीजिए, पढ़ लीजिए, आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, युद्ध एवं शांति मंत्री हुआ करता था। कौन होता था ये? युद्ध एवं शांति मंत्री हुआ करता था। देखिए, तो महासंधि शब्द भी आपको दिख रहा है ना भाई, संधि संधि शब्द दिख रहा है ना, तो संधि का अर्थ क्या होता है? जो आपस में संधि करा दे, शांति स्थापित कर दे, तो वही इसका काम हुआ करता था। युद्ध एवं शांति मंत्री हुआ करता था कौन? महासंधि विग्रही का, ठीक है। बाकी पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो हरिसेन थे ना, वो इसी पद पर जो है आसीन थे। हरिसेन का क्या काम हुआ करता था? या तो भाई युद्ध के टाइम पर क्या करते थे, शांति वार्ता करने के लिए हरिसेन को भेजा जाता था। तो ये ध्यान रखना, महासंधि विग्रहिका एक कौन थे? हरिसेन जो है एक महासंधि विग्रहिता थे। ये भी प्रश्न आगे पूछा जा सकता है। चलो 401 देखो, कह रहे हैं शिक्षा और प्रजनन क्षमता के बीच संबंध सामान्यता इस प्रकार है। बताइए शिक्षा और प्रजनन क्षमता के बीच में क्या संबंध है? बताइए, कोई संबंध नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आराम से पढ़ लीजिए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उच्च साक्षरता से कम प्रजनन दर होती है। बात बिल्कुल सही है भाई, जो साक्षर होगा, जिसको जानकारी होगी कि भाई आगे चल करके बहुत खर्चा आने वाला है, तो वो प्रजनन ज़्यादा नहीं करेगा। मतलब एक बेटा बहुत है भैया, है ना, एक बेटी बहुत है भैया, बहुत अगर होगा तो 2 कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा,
ठीक है ना, इससे ज़्यादा करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया आगे बहुत ज़्यादा महंगाई आने वाली है, बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाओगे तो क्या पैदा करके क्या करोगे ना। बाद में बच्चे भी गाली देंगे, पापा तुमने मुझे पढ़ाया नहीं, आज हम पंचर जोड़ रहे हैं या आज हम ये काम कर रहे हैं, आज बोझा ढो रहे हैं ना। तो जो इसमें क्या होता है कि जो उच्च साक्षर होगा यानी कि जो शिक्षित होगा वो प्रजनन दर को कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं। ठीक है भाई, ये पूरा सॉल्यूशन है, आप आराम से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ना। चलिए 411 देखिए, अपन को 500 तक चलना है तो थोड़ा स्पीड बढ़ाकर चलना पड़ेगा। चिश्ती परंपरा की एक प्रमुख विशेषता क्या थी बताइए, क्या थी इसमें से चिश्ती परंपरा की प्रमुख विशेषता? 4 ऑप्शन है, वीडियो पॉज कीजिए, पढ़ लीजिए, सही आंसर की ओर चलेंगे हम। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चिश्ती परंपरा सादगी और सांसारिक सत्ता से दूरी, ठीक है, तो इसमें सादगी वो करती थी और सांसारिक सत्ता से चिश्ती संप्रदाय जो था वो दूर रहा करता था। ठीक है ना, चलिए देखिए, तो भारत में सूफीवाद की चिश्ती परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सादगी, संयम और सांसारिक तथा राजनीतिक सत्ता से दूरी बनाए रखना था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफी संतों ने हमेशा शाही दरबारों से दूरी बनाए रखी थी, कभी भी शाही दरबार में ये लोग जाते नहीं थे, है ना। तो ये क्या थे? सूफी संत थे। ठीक है, ये लोग क्या है कि दूरी बना करके रखते थे, बहुत सादगी से रहा करते थे। चलो 412 देखते हैं, देखिए 412 है। अब जो कुछ लोग कठिन लग रहा होगा, छोड़ करके भाग रहे होंगे, जो भाग गया समझ लो भैया वो फिर जॉब से भी भाग ही रहा है। ठीक है ना, फिर 2 सितारे लगने वाले नहीं है मेरे भाई। वीडियो को लास्ट तक देखना, कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए, है ना, हर परिस्थिति में आपको समझने का प्रयास करना है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रचलित देवदासी प्रथा का सबसे पहला विस्तृत विवरण प्रदान किया है? देवदासी प्रथा क्या हुआ करती थी? अभी आपने एक मूवी देखी होगी, महाराजा करके एक मूवी आई थी, है ना, उसमें देवदासी प्रथा के बारे में बताया गया था। ठीक है, ये मंदिरों में, भारतीय मंदिरों में ये देवदासी प्रथा प्रचलित हुआ करती थी। क्या थी आइए देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं इन चारों में से किसने इसका वर्णन किया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मार्को पोलो ने इल मिलियन नामक जो है किताब में इसका वर्णन किया था। अब ये क्या हुआ करती थी यहाँ पर देखिए, तो वेनिस के प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। उसने अपनी पुस्तक इल मिलियन में दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रशासन और वहां प्रचलित देवदासी प्रथा का सबसे पहला और विस्तृत आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो देवदासी प्रथा कहाँ पर थी? दक्षिण भारत के मंदिरों में फेमस थी और इसका वर्णन किसने किया था? मार्को पोलो ने अपनी पुस्तक इल मिलियन में किया था। 413 देखिए, 413 है, समाज में मूल्यवान सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच के पैटर्न को आमतौर पर क्या कहा जाता है बताइए। तो समाज के ऐसे लोग जो मूल्यवान सामाजिक संस्थानों तक पहुंच नहीं पाते हैं, है ना, इन संसाधनों तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो इसके पैटर्न को आमतौर पर क्या कहते हैं बताइए, क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या कहेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे हम सामाजिक असमानता कहते हैं। यानी जो गरीब है वो और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, इसको हम कहते हैं सामाजिक असमानता। ठीक है, तो देखिए समाजशास्त्र में जब समाज के कुछ वर्गों को धन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य मूल्यवान सामाजिक संसाधनों तक पहुंच में भेदभाव या असमानता का सामना करना पड़ता है, इस व्यवस्थित पैटर्न को हम क्या कहते हैं? सामाजिक असमानता कहते हैं। 414 देखिए, मध्य प्रदेश में भारिया जनजाति का मुख्य आहार किस चीज़ से बनता है बताइए। भारिया जनजाति अपना खाना किससे बनाती है? जौ और दालें होती हैं, गेहूँ चावल होता है, चावल मछली होती है, या फिर मक्का और मोटे बाजरे होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मक्का और मोटे बाजरे खाते हैं ये लोग। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा क्षेत्र में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया मुख्य रूप से मक्का, कोदो, कुटकी और बाजरा जैसे मोटे अनाज को खाते हैं। वे इन मोटे अनाजों से बनी रोटी और पेज का सेवन करते हैं। पेज यानी पेज एक पेय पदार्थ होता है, ये भी ध्यान रखना, एक बार यही पूछ लिया था पेज का क्या अर्थ है, तो पेज एक पेय पदार्थ होता है, भारिया जनजाति के द्वारा इसको जो है यूज में लाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। पश्चिम भारत में 14वीं शताब्दी के वनस्पतियों, जीव जंतुओं और सामाजिक रीति रिवाजों का वर्णन करने वाली कृति मिराबिलिया डिस्क्रिप्टा पूर्व के चमत्कार के लेखक कौन है? बताओ, कितना कठिन क्वेश्चन पूछा है, बताओ कौन है भैया मिराबिलिया डिस्क्रिप्टा, जिसे हम कहते हैं पूर्व के चमत्कार, इसके लेखक कौन है बताइए कौन है? 4 ऑप्शन ये है आपके सामने, डोमिंगो पेस। अब ये 4 नंबर, चारों नाम खतरनाक है ना, अपन तो सीधे आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रायर जॉर्डेनस। ठीक है, जिन्हें जॉर्डन द सेवरॉक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लिखी थी कौन सी पुस्तक? मिराबिलिया डिस्क्रिप्टा। क्या बताया था, आइए देख लेते हैं। तो मिराबिलिया डिस्क्रिप्टा 14वीं शताब्दी के कैथोलिक मिशनरी और यात्री फ्रायर जॉर्डन्स के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें पश्चिमी भारत, विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों के तत्कालीन सामाजिक जीवन, पेड़ पौधों और जानवरों का ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। आगे बढ़ें, चलिए 416 देखिए। 416 है, फ्रांकोइस बर्नियर एक फ्रांसीसी किसके चिकित्सक थे बताइए। तो फ्रांकोइस बर्नियर जो थे वो एक फ्रांसीसी थे और किसके चिकित्सक थे? बहादुर शाह प्रथम के, औरंगजेब के, शाह आलम के, दारा सिकों के। तो ये किसके थे? दारा सिकों के चिकित्सक थे। ठीक है ना, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन है, आप पढ़ लीजिएगा। 417 पर चलते हैं। देखिए 417 क्या है, कठिन प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए
भारत के कई शहरों में पानी की अनियमित आपूर्ति से पेयजल की सुरक्षा को विशेष जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं। सही बात है, पेयजल नहीं मिल पा रहा है कई क्षेत्रों में भारत के। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र ऐसी परिस्थितियों में संदूषण की प्रक्रिया का सबसे सटीक वर्णन कर रहा है? यानी संदूषण की प्रक्रिया का सटीक वर्णन इनमें से कौन सा ऑप्शन कर रहा है? किसका अर्थ होता है संदूषण? भैया बताओ। ये रहे 4 ऑप्शन। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खाली पाइपलाइनों में नकारात्मक दबाव, रिसाव और दरारों के माध्यम से दूषित पदार्थों को अंदर खींच लेना। भाई खाली पाइप लाइनें होती हैं, इनमें अगर छेद हो गया है, इनमें प्रेशर तो पहले से ही रहता है, तो ये क्या करती हैं, बाहर से कोई गंदा पानी अगर जा रहा है नाले वाले का तो उसको भी अपने अंदर खींच लेती हैं। ठीक है ना, तो यही एक प्रकार का संदूषण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। चलिए 418 देखिए। 418 है, फ्रांसिस बुकानन भारत के किस गवर्नर जनरल के शल्य चिकित्सक थे? बताइए, फ्रांसिस बुकानन किसके शल्य चिकित्सक थे? बताओ भैया। कभी पढ़ा है ऐसे क्वेश्चन? बता दो, कभी पढ़ रखा कहीं कहीं देखा है ऐसे क्वेश्चन? यही है MPSI मेंस। ठीक है ना, आप समझ में आएगा कितनी जी के जीएस तैयार है। ठीक है, चलो बताओ। 4 ऑप्शन ये रहे, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड वेलेजली के जो है ये चिकित्सक थे। कौन? फ्रांसिस बुकानन। हैमिल्टन जो है इनको हैमिल्टन के नाम से भी जाना जाता है। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, चले आगे बढ़ें। चलिए, अब पता चल रहा हो जो अपने आप को 30 मार्क कहते हैं, किसमें? जी के जीएस में। हमें पूरी जी के जीएस आती है। अब देखो कितनी आती है। 419, निम्नलिखित में से कौन मासिर ए आलमगीरी के लेखक थे जिसमें औरंगजेब के शासनकाल का वर्णन किया गया? भाई औरंगजेब को आलमगीर भी कहते हैं, तो आलमगीर के बारे में वर्णन किया गया है मासिर ए आलमगीरी में। तो कौन है इसके लेखक? बताइए। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा साकी मुस्तैद खान। कौन? साकी मुस्तैद खान इसके लेखक हैं। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, कमेंट बॉक्स से कमेंट करना कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं आपको, कितने क्वेश्चन आपने पहले देख रखे हैं इसमें से। बंगाल में स्थायी व्यवस्था यानी परमानेंट सेटलमेंट किस वर्ष लागू की गई थी? 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। कब लागू की गई थी स्थायी व्यवस्था? कहाँ पर? बंगाल में। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1793। अभी ऊपर ही करा क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सबसे पहला प्रश्न तो यही था ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सॉल्यूशन पूरा देख सकते हैं। 22 मार्च 1793 को ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लागू किया गया था। 421 देखिए। 421 है, डेक्कन दंगों की रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश संसद के सामने प्रस्तुत की गई थी? बताइए। डेक्कन दंगों का अर्थ है हैदराबाद में जो दंगे हुए थे। ठीक है ना, हैदराबाद को पहले डेक्कन कहा करते थे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि डेक्कन दंगों की जो रिपोर्ट थी वो किस ब्रिटिश संसद के सामने कब प्रस्तुत की गई थी, वो आपसे पूछ रहे हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1878 में प्रस्तुत की गई थी। क्या था, आइए देख लेते हैं। तो देखिए, 1875 में महाराष्ट्र पुणे और अहमदनगर में साहूकारों के खिलाफ हुए दक्कन किसान विद्रोह की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग का गठन किया था। इस दक्कन दंगा आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1878 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की थी, जिसके आधार पर 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था। आगे बढ़िए। 422 देखिए। 422 है, शैक्षिक योग्यता और सामाजिक स्थिति। ये किसके उदाहरण है? बताइए किसके उदाहरण है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 422 में ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल गए। चलिए, अब चारों में से क्या आंसर हो जाएगा बताइए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांस्कृतिक पूंजी। क्या होगा? सांस्कृतिक पूंजी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो शैक्षिक योग्यता और सामाजिक स्थिति के किसके उदाहरण है? ये आपके सांस्कृतिक पूंजी के उदाहरण। यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र में पियरे बोर्दियो के अनुसार शिक्षा, कौशल, बौद्धिकता और सामाजिक स्थिति सांस्कृतिक पूंजी यानी कि कल्चरल कैपिटल के अंतर्गत आते हैं, जो समाज में व्यक्ति के स्तर को बढ़ाते हैं और सामाजिक गतिशीलता में मदद करते हैं। आगे बढ़े। चलिए, 423 नंबर, पूर्ण गरीबी को अक्सर किस नाम से जाना जाता है? बताइए, पूर्ण गरीबी को किस नाम से जानते हैं? ये रहा 4 ऑप्शन आपके सामने। बताइए, ये आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवन निर्वाह गरीबी इसको कहते हैं। और ये हमारे इकोनॉमिक्स वाले नोट्स में दिया गया है। आप जब MPSI कॉम्बो बैच लेंगे 299 वाला, तो उसमें इकोनॉमिक्स की हमने PDF डाल दी है। ठीक है ना, और उसमें भी डाल दी है, क्या कहते हैं कि आपका जो है रक्षक बैच में भी डाल दी गई है। उसमें ये सारे अंदर से जितने भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब आपको मिलेगा। जीवन निर्वाह गरीबी जो है इसका क्या अर्थ होता है वो सब वहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 424। प्रश्न नंबर 424 क्या है? देखिए, वेनसांग का यह अवलोकन कि चांडाल गांव के बाहर रहते थे, लकड़ी पीटकर अपने आगमन की घोषणा करते थे और उच्च जातियों द्वारा उनसे दूरी बनाई जाती थी, मुख्यतः किस बात को दर्शाता? बताइए। हेनसांग ने ये वर्णन किया था, ये सारी बातें हेनसांग ने बताई हैं। अब बताइए इसका क्या जो है किस बात को ये दर्शाता है, जितनी भी इन्होंने बातें बताई हैं। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। चलिए, तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
क्या है बी में देखिए, तो जाति आधारित सामाजिक भेदभाव का निरंतर जारी रहना और संस्थागत रूप लेना, ये इस बात का वर्णन करता है। जितनी भी बातें इन्होंने यहाँ पर बताई हैं वो क्या बताता है, यही बताता भाई जाति भेदभाव उस टाइम पर बहुत हुआ करता था, ठीक है ना। चांडाल का मतलब ये हुआ करता था कि जो लोग जो है शवों को जलाते थे या फिर साफ सफाई जो करते थे उनको उस टाइम पर चांडाल कहा जाता था। उनको जो है शहर के बाहर रहने के लिए बोला जाता था। तो वही सारी बातें बता रहे हैं, किसको दर्शाता है, तो ये जातीय भेदभाव को यहाँ पर दर्शाने का काम करता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलें 425 देखिए, 425 नंबर प्रश्न है, भारत में जैन धर्म के अनुयायी के रूप में निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रित हैं। तो भारत में जो मुख्य रूप से जैन धर्म है वो किस राज्य में आपको देखने को मिल जाते हैं, बताइए कहाँ पर मिलेंगे। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पेशली महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। यहाँ पर आपको जैन धर्म के अनुयायी ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 426। प्रश्न नंबर 426 क्या है, भारत में गरीबी का अंतिम आधिकारिक अनुमान जो योजना आयोग के द्वारा 2011-12 के लिए जारी किया गया था इस प्रकार था। मतलब योजना आयोग ने क्या किया, 2011-12 के लिए अंतिम बार जो है आधिकारिक अनुमान लगाया था गरीबी का। तो कह रहे हैं उस टाइम पर जब योजना आयोग ने अनुमान लगाया तो कितनी गरीबी थी वो आपसे पूछ रहे हैं। ये रहे 4 ऑप्शन। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21.9% जो है योजना आयोग ने आखिरी बार गरीबी का आंकलन किया था। अच्छा, क्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि योजना आयोग के स्थान पर अब किसने कौन आ गया है ना। तो भाई ये तो आपको पता है भाई, 1950 में योजना आयोग का निर्माण किया गया था। पहले अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। वर्तमान में इसके स्थान पर कौन है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। तो जो भी होता है ना योजना आयोग या फिर जो अब नया बना हुआ है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उसका जो है अध्यक्ष अपने आप कौन बन जाता है, पीएम अपने आप उसके अध्यक्ष बन जाते हैं। इसको हम कहते हैं पदेन अध्यक्ष, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि योजना आयोग का स्थान किसने लिया है। 1 जनवरी 2015 से इस संस्था ने काम करना चालू कर दिया था, ठीक है ना। चलिए बताइए, फिलहाल इसका सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। तो तेंदुलकर समिति की कार्यप्रणाली के आधार पर तत्कालीन योजना आयोग अब नीति आयोग बन गया है। लो, इसका आंसर भी मिल गया है ना, नीति आयोग इसका सही आंसर है। जो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना था वो नीति आयोग था। इसके द्वारा जारी किए गए 2011-12 के अंतिम आधिकारिक अनुमानों के आधार पर भारत में कुल आबादी का 21.9% हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे है, यानी कि बीपीएल कार्ड लेकर के जीवन यापन कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 427 देखिए, दिए गए विकल्पों में से राज तरंगिणी पुस्तक किसने लिखी है, बताइए। एक आध सिंपल क्वेश्चन मिल जाते हैं तो खुश हो जाते हैं कि सारे तो सरल, सारे तो कठिन नहीं है, एक आध सिंपल भी हैं। बताओ राज तरंगिणी की रचना किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्हड़ के द्वारा राज तरंगिणी की जो है रचना की गई थी, ठीक है। सॉल्यूशन आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। चलिए 428 देखिए, 428 सन 1757 में प्लासी के युद्ध में पराजित होने वाला बंगाल का नवाब कौन था। कौन 1757 में प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था भैया। 4 ऑप्शन ये रहे। प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिराज उद दौला। सिराज उद दौला जो है वो 1757 के प्लासी के युद्ध में पराजित हो गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में थी, बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया था। यह हार नवाब के सेनापति मीर जाफर के धोखे के कारण हुई थी, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रख दी थी। इसी जीत के बाद में ब्रिटिश शासन पूरी तरह से भारत पर काबिज हो गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है 429 नंबर देखिए, वित्त के वैश्वीकरण का मुख्य श्रेय किस प्रमुख तकनीकी विकास को दिया जाता है, बताइए। वित्त का अर्थ होता है पैसा, तो पैसे के वैश्वीकरण का मुख्य श्रेय किस प्रमुख तकनीकी विकास को दिया जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। किसका विकास होगा जिससे कि पैसे की इनकम बढ़ेगी, बताइए किसका विकास होगा चारों में से। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति, यही सही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन। जितना आप जो है आईटी सेक्टर में जितना ज़्यादा कह सकते हैं इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा खोज वगैरह करेंगे, उतना ज़्यादा आपका पैसा, आपका वित्त जो है वो वैश्विक स्तर पर उतना ज़्यादा फेमस होगा, उतना ज़्यादा जो है चर्चा में आएगा, फिर उतना ज़्यादा प्रसारित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। सॉल्यूशन आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। 430 देखिए, 430 नंबर, सैयद अहमद खान की यह टिप्पणी कि ब्रिटिश अधिकारियों की उपस्थिति में भारतीयों को अंदरूनी भय और कंपकपी महसूस होती है, सबसे प्रत्यक्ष रूप से क्या दर्शाती है। तो भाई सैयद अहमद खान ने कहा था कि अगर ब्रिटिश अधिकारी कहीं पर आ जाते हैं तो भारतीयों में अंदर ही अंदर भय आ जाता है और कंपकपी आ जाती है। तो बताओ कि ये क्या बात दर्शाती है, इनकी ये कथन जो है वो क्या दर्शाता है। 4 ऑप्शन ये रहे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औपनिवेशिक नस्लीय पदानुक्रम का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। भाई उसमें क्या हुआ करता था, ब्रिटिश अधिकारी जब आते थे तो जितने भी भारतीय हुआ करते थे उनको डर लगता था अंदर से, ठीक है ना। क्या डर लगता था कि भाई ये ब्रिटेन से आए हुए हैं, पहली बात तो नस्ली पदानुक्रम यानी कि भाई गोरे हैं ये, है ना, तो उसका अलग से डर हुआ करता था। मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता था, है ना, मतलब मेंटली ये इम्पैक्ट पड़ता था कि भाई वो अंग्रेज है, ठीक है ना, उनके पास में पूरी सत्ता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं 431। और ये भेदभाव करते भी थे अंग्रेज, है ना, गोरे और काले का भेदभाव अंग्रेज करते भी थे, वो अपनी सेफ्टी के लिए करते थे। अगर वो गोरे और काले का भेदभाव नहीं करेंगे तो फिर वो मतलब कि जो भारत के लोग हैं वो भी उनके साथ में घुल मिल जाएंगे, और अंग्रेज ऐसा चाहते नहीं थे कि भारतीय लोग जो है वो अंग्रेजों के साथ में घुल मिल करके उनकी बराबरी कर सकें। ठीक है, चलो, अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ शिलालेख इतिहासकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्यों बताइए, क्यों महत्वपूर्ण है रुम्मनदेही शिलालेख, उसमें ऐसा क्या देखने को मिलता है कि इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। 4 ऑप्शन ये रहे, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो रुम्मनदेही है या बुद्ध की जन्मभूमि में भूमि कर में कमी के प्रमाण को प्रस्तुत करता है कि क्या किया था अशोक ने। बुद्ध की जन्मभूमि जहां पर थी ना, वहां पर अशोक ने क्या कर दिया था, टैक्स में कमी कर दी थी कि इतना टैक्स जो है कम दिया जाएगा, जहां पर गौतम बुद्ध की जन्मभूमि थी। ठीक है, सॉल्यूशन आप यहां पर देख सकते हैं, और इसका वर्णन उन्होंने रुम्मनदेही अभिलेख में किया था। 432 देखिए, कथन वाला प्रश्न है, अच्छे से पढ़ेंगे फिर इसका आंसर लगाएंगे। 432 है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है, वे राज्य की कुल जनसंख्या के 5वें भाग से अधिक हैं, क्या यह बात सही है। भील राज्य का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, क्या यह बात सही है। उनकी साक्षरता दर 60% से अधिक है, क्या यह बात सही है। इनमें से कौन सी बातें सही हैं वो आपको बताना है इस जो है कॉम्बिनेशन के द्वारा। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है। आइए देख लेते हैं सही आंसर क्या होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 तो सही है, लेकिन तीसरा गलत है कि 60% से ज़्यादा उनकी कहाँ पर वो जो है मतलब कि साक्षरता हो जाएगी। 60% से ज़्यादा साक्षरता नहीं है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, वे राज्य की कुल जनसंख्या का 5वें भाग से अधिक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। 1/5 से ज़्यादा है वो। भील राज्य का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन साक्षरता वाली बात यहाँ पर गलत हो जाती है। तो केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, बाकी जब आप नोट्स लेंगे उसके साथ में ये PDF तो अपने आप ही मिल जाएगी। ठीक है ना, अभी कॉम्बो बैच में इसकी PDF डलवा देंगे, और साथ ही साथ में जो है MP पुलिस रक्षक बैच में भी इसकी PDF डलवा दी जाएगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ें। चलिए 433 देखिए, वैश्विक वित्तीय संस्थानों से जुड़ी संरचनात्मक समायोजन नीतियों में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से उपाय शामिल होते हैं, बताइए। तो कौन से उपाय जो है वैश्विक वित्तीय संस्थान यानी कि जो वर्ल्ड लेवल पर वित्तीय संस्थान है उनकी अगर नीतियां बनाई जा रही हैं तो कौन कौन से उपाय उसमें शामिल किए जाएंगे, बताइए। आधे लोगों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कि पूछ क्या रहा है ना, इसीलिए सिंपल भाषा में आपको बना करके हम क्वेश्चन दे रहे हैं। मतलब क्वेश्चन ऐसे ही आए हैं, हम समझा रहे हैं आपको सिंपल भाषा में। नहीं ये कहते सर ये सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, नहीं भैया, ये हूबहू वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हैं। ठीक है, हम आपको सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। तो वैश्विक वित्तीय संस्थान क्या होते हैं, तो वो जो वर्ल्ड लेवल पर संस्थान होते हैं पैसे से रिलेटेड, उन्हें वैश्विक वित्तीय संस्थान कहते हैं। ठीक है ना, तो अगर उनके लिए कोई नीतियां बनाई जा रही हैं, ठीक है, कोई पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, तो किन बातों का ध्यान रखा जाएगा वो आपसे पूछ रहे हैं। ये रहे 4 ऑप्शन, बताइए किन बातों का ध्यान रखेंगे। ये 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सामाजिक क्षेत्रों पर सार्वजनिक व्यय में कमी हो, ये जो है मुख्य उद्देश्य रखा जाता है जो भी वित्तीय संस्थान वर्ल्ड लेवल पर बनाए जाते हैं। ठीक है, जो भी नीतियां उनके द्वारा बनाई जाती हैं, ये पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। चलो 434 पर चलते हैं। देखिए 434 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत धार्मिक परंपराओं के इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए इतिहासकारों द्वारा उपयोग नहीं किया गया था। नहीं शब्द लगा हुआ है, अच्छे से पढ़ना क्या कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा धार्मिक स्रोत है जो जब इतिहासकार कोई चीज पुनर्निर्मित कर रहे थे तो उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाया गया था। वो ऐसा कौन सा धार्मिक स्रोत है, बताइए। मूर्तिकला, वास्तुकला, आचार्य की मौखिक कटाएं, या फिर पाई चार्ट। किसका उपयोग नहीं किया गया था, तो साफ साफ दिख रहा भाई, पाई चार्ट वहां पर कहां से आ जाएगा। ये तो पाई चार्ट तो मैथ में यूज किया जाता है ना, तो ये इतिहास में कहां से आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये एक आधुनिक सांख्यिकी उपकरण है, ना कि कोई ऐतिहासिक उपकरण है। ठीक है ना, तो पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़े 435 देखिए, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती ने किस मिशन की स्थापना की थी, बताइए। ये 4 ऑप्शन है, ब्रह्म समाज, है ना, चिन्मय मिशन, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। तो दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की। वेदों की ओर लौटो, ये सारे नारे किसके हैं, दयानंद सरस्वती के हैं। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई, जिसे मुंबई कहते हैं, यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ें 436 देखिए, तुर्की पर लगाए गए कठोर प्रावधान जिन्होंने खिलाफत आंदोलन को तीव्र कर दिया था, किसमें नहीं थे, बताइए। तो भाई तुर्की में क्या हुआ था कि जो खलीफा हुआ करते थे उस पर जो है क्या करते इन्होंने कठोर प्रावधान लगा दिए थे, है ना। तो उसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन चालू हुआ। गांधी जी ने क्या कहा कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मान सकते हैं, यानी हिंदू भी शामिल होंगे और मुस्लिम भी शामिल होंगे। तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो है खिलाफत आंदोलन को किसने कहा है, गांधी जी ने कहा है। तो वही कह रहे हैं भाई तीव्र कर दिया, इसमें क्या क्या नहीं थे, बताइए। तो वारसाई की संधि थी, सेवरस संधि, लॉजेन या फिर ब्रेंड डिवोर्स की संधि क्या थी। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सेवरस की संधि में ये बोला गया था कि भाई तुर्की पर जो भी कठोर प्रावधान है वो खिलाफत आंदोलन के लिए जो है जो प्रावधान लगाए गए थे वो कौन सी संधि में लगाए गए थे, सेवरस की संधि में लगाए गए थे। ठीक है ना,
यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में मित्र राष्ट्रों ने ऑटोमन साम्राज्य यानी कि तुर्की के साथ सेवरस की संधि की थी। इस संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया गया और खलीफा के अधिकारों को छीन लिया गया, ठीक है, जिसके विरोध में भारत के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया था और गांधी जी ने यही अच्छा मौका देखते हुए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक इसको बताया था। चलो 437 देखिए, 437 है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसे समकालीन कांस्य युग की किसी अन्य सभ्यताओं से अलग करती है। कुल मिलाकर आपसे ये पूछ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकासी है वो बाकी अन्य से क्यों अलग है, क्या रीजन है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी को हम ज़्यादा जो है फेवरेट मानते हैं, फेमस मानते हैं, क्या रीजन है। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, बताइए क्या होगा इसका आंसर जो उस टाइम पर बाकी सभी सभ्यताओं से अलग थी। चारों ऑप्शन को आप आराम से पढ़ लीजिए। पढ़ लिया, चलो आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उसमें क्या हुआ करता था, हड़प्पा सभ्यता में नियमित सफाई होती थी और रखरखाव के लिए हटाने योग्य पत्थर और स्लैब्स या ईंटों की व्यवस्था की गई थी। यानी कि नियमित सफाई होगी, हमेशा इसमें सफाई होगी नालियों में, और इस तरह के पत्थर बनाए गए थे कि उनको कभी भी आप हटा सकते हो, कभी भी उनको हटा करके पूरी साफ सफाई कर सकते हो। ऐसा जो पूरा वर्णन है, ऐसा पूरा स्ट्रक्चर अन्य किसी भी उस टाइम की किसी भी अन्य जो है उसमें देखने को नहीं मिलता था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता उस टाइम की सभी सभ्यता से अलग थी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 438 देखिए, क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं तो समय लगेगा मेरे भाई, है ना, पेपर भी बड़ा है ना, स्टार भी तो लगेंगे, 2 स्टार लगेंगे नहीं कंधे पर। देखो 438, महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में चंपारण में शुरू किया गया सत्याग्रह मुख्य रूप से शोषणकारी तिनकठिया पद्धति के विरोध में उभरा था, ये बात तो सबको पता है, जिसमें किसानों को विवश किया गया था। अब किसानों को तिनकठिया पद्धति में किसके लिए विवश किया गया था, जिसके लिए महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन शुरू किया था, बताइए। 3 कट्ठे पद्धति के बारे में आप जानते हैं ना, 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी पड़ती थी किसानों को, जिससे उनकी जो भूमि है वो क्या हो जाती, बंजर हो जाती थी, ठीक है। तो इसी के विरोध में गांधी जी ने 1917 में चंपारण आंदोलन किया था, वही आपको बताना है चारों ऑप्शन देख करके, ठीक है। चलिए आंसर, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यूरोपीय बागान मालिकों के अधीन नील यानी इंडिगो की खेती के लिए अपनी भूमि का एक निश्चित हिस्सा आवंटित करने के लिए, यानी कि एक निश्चित 1/3 जो भूमि थी उस पर केवल नील की खेती होती थी, और ये यूरोपीय जो भी बागान मालिक थे वो जबरदस्ती ये खेती करवाते थे, ठीक है ना। इसी के विरोध में 3 कट्ठिया, इसको हम 3 कट्ठिया पद्धति कहते थे, 3 कट्ठे पर नील की खेती होती थी, इसी के विरोध में गांधी जी ने चंपारण में 1917 में आंदोलन किया था, ठीक है ना। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, बिहार के चंपारण में यह आंदोलन हुआ था। 439, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य किस वर्ष स्थापित किया गया था। अरे सर, एक तो सरल प्रश्न आ गया, अब तो चेहरे पर एकदम ऐसे मुस्कुराहट हो गई कि एक तो सरल आ गया प्रश्न, है ना। तो कब यहाँ पर मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई थी बाबर के द्वारा, 4 ऑप्शन ये रहे, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1526 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ जब युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी हार गया और मुगल साम्राज्य की नींव डल गई थी। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया, भारत में मुगल साम्राज्य की इसने जो है नींव डाल दी थी। चलो 440, यहाँ पर तोप खानों का प्रयोग पहली बार किया गया था भारत में बाबर के द्वारा। 440, ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक चरण के दौरान भारतीय मध्यम और उच्च वर्गों के अलगाव में सबसे अधिक योगदान देने वाले कारक कौन से हैं, यानी जो मध्यम वर्ग है और जो उच्च वर्ग है, इनमें कोई अगर डिफरेंस क्रिएट करेगा तो कौन सा इसमें से कारक है जो मध्यम और उच्च वर्ग में डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च प्रशासनिक पदों पर उनका व्यवस्थित निष्कासन, यानी कि हाई लेवल पर जो है हाई लेवल के ही व्यक्तियों को रखा जाता था, तो यही डिफरेंस था मध्यम और हाई लेवल के व्यक्तियों में। तो ये एक ऐसा कारक है जो उनके बीच में जो है डिफरेंस को जो है पैदा करता था, डिफरेंस को क्रिएट करता था, ठीक है ना। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलो 441 चलें, 441 क्या कह रहा है देखिए। 441 है, बैगा जनजाति का सबसे बड़ा संकेंद्रण यानी कि बैगाचक क्षेत्र मध्य प्रदेश में किस जिले में पाया जाता है, बताइए। मतलब कुल मिलाकर आपसे पूछ रहे हैं बैगा जनजाति किस जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिंडोरी में बैगा जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। सॉल्यूशन आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। चलो 442 देखो, 442 है, मध्यकालीन भौगोलिक संरचना टेबुला रोजेरियना जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में विस्तृत मानचित्र संबंधी जानकारी शामिल थी, का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। इतना बड़ा बताने की क्या जरूरत थी, सीधे पूछ लेते कि भाई टेबुला रेजियाना जो हुआ करती थी इसका निर्माण किसने किया था। नहीं भैया, घुमाकर पूछेंगे तभी तो फंसोगे, है ना। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर भी इसी तरह से देंगे घुमा करके। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिसिली के राजा रोजर द्वितीय के आदेश पर अल इर्दीसी के द्वारा जो है ये टेबुला रेजियाना को जो है लिखा गया था, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 1154 ईस्वी में इसको लिखा गया था। 443 देखते हैं, 443 क्या है, तो मातृ मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को किस रूप में मापा जाता है। मातृ मृत्यु दर का क्या अर्थ है ये आपसे पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए आंसर देखते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, प्रति 10,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 या लाख, अच्छा 1 लाख पर हो रही बात, ठीक है ना।
तो प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु दर, यानी कि 1 लाख जो है बच्चे पैदा हुए हैं उसमें कितनी माता की मृत्यु हुई है प्रसव के दौरान, ये आपको बताता है मातृ मृत्यु दर के बारे में। ठीक है, यही होता है मातृ मृत्यु दर। ठीक है, तो ऑप्शन बी माना गया है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। WHO के अनुसार 1 लाख की जीवित जन्मों पर माना जाता है ना, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख जीवित जन्म जो बच्चे जीवित पैदा होते हैं उसमें मातृ मृत्यु दर कितनी है उसके बारे में बताना ही मातृ मृत्यु दर कहलाता है। चलिए अगला है 444 444 भारत, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में घटता हुआ लैंगिक अनुपात किससे जोड़ा गया है ना। लैंगिक अनुपात घट रहा है, यानी कि जो महिला पुरुष में वो होती है ना सेक्स रेशियो, तो सेक्स रेशियो जो है वो घट रहा है, उसका रीजन क्या है ये आपसे पूछ रहे हैं। लिंग अनुपात घटना किस रीजन क्यों हो रहा है ये ऐसा, ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुत्र पक्षपात और नवजात कन्याओं की उपेक्षा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग चाहते हैं कि पुत्र हमारे पैदा हो, ठीक है ना, और कन्याएं जो पैदा हो रही है उनकी उपेक्षा की जा रही है। ठीक है ना, अगर किसी घर में कन्या पैदा हो जाती है एकदम निराशा सी छा जाती है। ठीक है ना, इस वजह से जो है यहाँ पर जो मतलब कि वो है आपका कैसा सेक्स रेशियो जो है वो यहाँ पर कम हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े 445 देखते हैं। 445 है विजयनगर शहर को किस वर्ष लूटा गया था भाई, किसने लूटा था, कब लूटा था। सही आंसर आपका हो जाएगा, 4 ऑप्शन ये रहे, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1565 में लूटा था। किसने लूटा था वो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1565 ईस्वी में लड़े गए तालीकोटा या फिर राजपूत तगड़ी के युद्ध में दक्कन सल्तनत, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और अहमदनगर के संयुक्त गठबंधन ने विजयनगर साम्राज्य को हराया था और युद्ध के बाद विजयनगर की भव्य राजधानी हम्पी को बुरी तरह लूटा गया था और नष्ट कर दिया गया था इस युद्ध के बाद में। 446 देखिए 446 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन ज्ञात नवपाषाणकालीन बस्ती के रूप में व्यापक रूप से माना जाता है, जो पूर्व हड़प्पा कालीन निरंतरता का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने अंततः सिंधु घाटी सभ्यता के उदय में योगदान किया था। इतनी सारी बातें बताई गई हैं एक स्थान के बारे में। अब बताओ वो स्थान कौन है, बताइए कौन है, पढ़ लो आराम से, बहुत गर्मी है भैया, पढ़ लो आराम से, कौन है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ये है आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में ये सारी बातें बताई गई हैं, पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर आप बढ़िया से जो है इसको पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 447 पर चलते हैं, 100 प्रश्न करने, इसलिए हम सॉल्यूशन को छोड़ते हुए चल रहे हैं, आप आराम से पढ़ लेना, क्वेश्चन भी बड़े बड़े हैं। देखो 447 कबीर और गुरु नानक द्वारा प्रतिपादित भक्ति के निर्गुण विद्यालय स्कूल सगुण भक्ति से काफी भिन्न थे, क्यों भिन्न थे। निम्नलिखित में से कौन सा इन दोनों के बीच में सबसे सटीक अंतर है। मतलब कि देखो हुआ क्या था कि कबीर और गुरु नानक देव ने क्या किया था, निर्गुण भक्ति को जो है इन्होंने बढ़ाया था और ये जो स्कूल खुलवाए थे वो निर्गुण भक्ति के स्कूल खोले थे। अब ये सगुण भक्ति के स्कूलों से किस तरह डिफरेंस करते हैं, किस तरह से अलग है, वो आपसे पूछा जा रहा है। अब ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, आराम से पढ़ लो, फिर आप जो है आंसर इसका बताना। ये रहे 4 ऑप्शन, पढ़ लीजिए आराम से, पढ़ लिया वीडियो को पॉज करके, चलो आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी हुआ क्या था देखो, तो निर्गुण भक्ति एक अमूर्त निराकार ईश्वर पर केंद्रित है, जबकि सगुण भक्ति विशिष्ट गुणों वाले मानव रूपी जो है व्यक्तियों, मानव रूपी अव्यक्तियों पर केंद्रित है। ठीक है ना भाई, सगुण भक्ति में क्या होता है, राम है, हनुमान जी है ना, श्री कृष्ण जी हैं, इनके बारे में बताया जाता है। निर्गुण भक्ति में बताया जाता है भाई भगवान का कोई आकार ही नहीं है। ठीक है ना, तो यही बेसिक डिफरेंस है निर्गुण और सगुण भक्ति में। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पर देख लेना। 448 देखिए, प्रवासी द्वारा अपने गृह देश को भेजे जाने वाली धनराशि को क्या कहा जाता है। यानी जो लोग विदेश में रह रहे हैं वो अपने घर पर पैसे भेजते हैं, तो इस राशि को क्या कहते हैं बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसे हम प्रेषित धन या फिर रेमिटेंस कहते हैं। जैसे हमारा भी पेमेंट आता है ना जब यूट्यूब के द्वारा, तो रेमिटेंस लिख करके आता है। भाई हम भले ही इंडिया में रह रहे हैं, इंदौर में रह रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन हम कमाई डॉलर में कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब कि अमेरिका से पैसा आता है, ठीक है, डॉलर में। तो जब हमारे पास पैसा आने वाला होता है ना यूट्यूब का, बहुत दिनों में आता है, हर महीने नहीं आता। ये मत सोचना सर बहुत पैसे छाप रहे हैं, हर महीने नहीं आता भाई, कभी कभी $100 भी पूरे नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना, ऐसा सिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पैसा आता है तो एक दिन पहले मैसेज आता है कि भाई आपके पास में US डॉलर $108 भेजे जा रहे हैं रेमिटेंस के माध्यम से। रेमिटेंस का अर्थ होता है कि जब कोई भी प्रवासी पैसा विदेशों की मुद्रा में कमाता है, भारत को भेजता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रेषित धन या फिर रेमिटेंस कहते हैं। ठीक है ना, यानी आपका धन आपको प्रेषित किया जाता है। ये पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए। अभी हमेशा याद रहेगा कि रेमिटेंस क्या होता है ना, या विदेशों के द्वारा प्रवासियों द्वारा भेजा गया जो पैसा होता है, जो NRI लोग भेजते हैं, उसको क्या कहते हैं, रेमिटेंस कहते हैं, आपको याद रहेगा। 449 दिए गए विकल्पों में से 4 वर्णों से बाहर रखे गए लोगों का वर्णन कभी कभी जिस शब्द का प्रयोग किया था वो कौन सा है। यानी देखो 4 वर्ण हुआ करते थे, अब कह रहे हैं कि 4 वर्णों से जो बाहर रखे गए थे उनके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, बताइए। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी, उन्हें हम पंचम कहते थे। ठीक है ना, जिनको 4 वर्णों से बाहर रखा गया था, 5वें वर्ण के रूप में जिसको रखा गया था, उन्हें हम पंचम कहते हैं। पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, 4 वर्ण कौन कौन से याद है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके अलावा जो आते थे उनको हम क्या कहते थे, उनको हम पंचम कहते थे। 450 देखिए, समाज शास्त्र में
आत्म प्रतिबिंबशीलता यानी कि आत्म रिफ्लेक्सिटी का क्या अर्थ होता है? बताइए क्या अर्थ होता है? आत्म प्रतिबिंबशीलता का क्या अर्थ होता है? 4 ऑप्शन ये रहे। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाहरी दृष्टिकोण से स्वयं पर आलोचनात्मक रूप से चिंतन करने की क्षमता क्या कहलाती है? आत्म प्रतिबिंबशीलता कहलाती है। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो 450 प्रश्न पूरे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 451। देखो 45 मिनट हो गए इतने क्वेश्चन में ही, 50 में ही। 45 मिनट और लगेंगे, है ना? बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। चलो स्पीड बढ़ाएंगे, है ना? चलो, भारत में एक अध्यादेश ऑर्डिनेंस की अधिकतम अवधि क्या होती है? एक अध्यादेश जो जारी किया जाता है वो कितने समय तक ही रह सकता है? बताइए 4 में से कितने समय तक रहेगा एक अध्यादेश? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने तक रहेगा। 6 महीने और 6 सप्ताह तक रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। ठीक है ना? एक जो भी अध्यादेश जारी किया जाता है, भाई अध्यादेश कौन जारी करता है? या तो राज्यपाल करेगा, राष्ट्रपति करेगा। जब जो है विधानसभा या फिर आपकी राज्यसभा लोकसभा जब उसमें नहीं रहती है, तो फिर एक अध्यादेश जारी कर सकता है कौन? राष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 452 452। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसी संविधान का हार्ट एंड सोल यानी हृदय की आत्मा कहा है? किसको कहा था? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। 453 देखिए, कह रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 में मजबूत केंद्र वाला संघ की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये 4 ऑप्शन है, किसके संविधान से ली गई है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा के संविधान से हमने लिया है। सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 454। भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? बताइए कितना कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 5 वर्ष रहता है जो है कार्यकाल भारत में उपराष्ट्रपति का। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 455 देखिए, भारत में राज्य विधान परिषदों की स्थापना का या फिर विघटन का अधिकार किसको प्राप्त है? कौन इसकी स्थापना कर सकता है और कौन इसका विघटन कर सकता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संसद या फिर पार्लियामेंट को यह अधिकार प्राप्त है। शुरू में कठिन कठिन दिए थे, है ना? एकदम भौकाल प्रश्न दिए थे, उसके बाद में सरल दिए। अब शुरू में ही लोग एकदम कन्फ्यूज हो जाएंगे, है ना? पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। 456 देखिए, यदि किसी संसद को संसदीय सत्र यानी पार्लियामेंट्री सेशन के दौरान आपराधिक आरोप यानी क्रिमिनल चार्जेस में गिरफ्तार किया जाता किसी सांसद को, ठीक है ना, तो भारतीय संवैधानिक आवश्यकता क्या है? बताइए भारतीय संविधान के अनुसार उसके साथ में किस प्रकार का किसी सदस्य को, है ना, तो मान लीजिए कोई संसद सदस्य है, जैसे विधायक है या फिर जो है मंत्री है, उनको किसी क्रिमिनल चार्जेस में गिरफ्तार किया जाता है, तो भाई भारतीय संविधान क्या कहता है? क्या किया जाएगा उसके साथ में? बताइए। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को तुरंत स्पीकर सभापति को सूचित करना होगा। भाई इसको गिरफ्तार किया गया, इसने ऐसा किया है, जो है सभापति को सूचित किया जाएगा, है ना? तो राज्यसभा में किसको सूचित करेंगे? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, और बाकी जो है लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा में सूचित करेंगे। ये पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। 457 देखिए, कई पंचायतों में सामाजिक लेखा परीक्षण की तंत्र की अनुपस्थिति में किस चीज़ की कमी होती है? अगर किसी भी पंचायत में सामाजिक लेखा परीक्षण तंत्र नहीं है, लेखा परीक्षण तंत्र जानते हैं, जो ऑडिट करता है ना, कि किसने कितना खर्च किया और कहाँ पर खर्च किया, चलो बताओ। तो अगर ये नहीं है तो क्या रिएक्शन हो सकता है, वो आपसे पूछ रहे हैं। सही आंसर ऑप्शन ए, सार्वजनिक जवाबदेही खत्म हो जाएगी, यानी कि कितना खर्च कर रहे हैं कोई पूछने वाला है नहीं, करो खर्च, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सार्वजनिक जवाबदेही खत्म हो जाएगी अगर वहाँ पर लेखा परीक्षण तंत्र नहीं होगा तो। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। 458 चलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 का बार बार उपयोग राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए डैश के लिए एक चुनौती है। यानी बार बार अगर 356 का आप यूज कर रहे हैं तो किसके लिए एक चुनौती है? बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए, देख लिए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य की स्वायत्ता के लिए। क्योंकि अगर 356 लगा दिया किसी भी राज्य में तो वहाँ पर राज्य की जो विधानसभा होती है या फिर विधायिका होती है, उसका काम खत्म हो जाता है, फिर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। जैसे दिल्ली में पहले बहुत लगता था, है ना, जब वहाँ पर उपराज्यपाल कार्य करता था और जो है मुख्यमंत्री की वहाँ पर चलती नहीं है, ठीक है ना। तो पहले बहुत लगता था जब अरविंद केजरीवाल थे, अब नहीं लगता, ठीक है ना, क्योंकि अब केंद्र और राज्य दोनों एक जैसी है, अब वहाँ पर नहीं लगता है। तो वही कह रहा है कि क्या सिस्टम हो जाता है, तो वहाँ पर जो स्टेट की ऑटोनॉमी होती है, जो राज्य की स्वायत्ता होती है, वो खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो राज्य के मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सॉल्यूशन ये देख लीजिए। 459, भारतीय राज्य विधान परिषद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? कितनी उम्र होनी चाहिए कम से कम, तो आप भारतीय राज्य विधान परिषद के जो है सदस्य बन जाएंगे? एज होनी चाहिए 30 साल, कम से कम 30 साल अवश्य होनी चाहिए, ठीक है ना। सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए। 460 देखिए, 460 क्या है? भारत में यदि किसी राज्य विधानसभा के सदस्य को सत्र के दौरान आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार किया जाता है तो संवैधानिक आवश्यकता यह है कि, यानी कि अगर किसी भी राज्य विधानसभा का सदस्य है उसको गिरफ्तार कर लिया है तो क्या किया जाएगा उसके साथ में? बताइए। 4 ऑप्शन ये रहे, अच्छे से पढ़ लीजिए। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
इसमें क्या होगा, स्पीकर को तत्काल सूचित करना पड़ेगा, यानी जो आपका विधानसभा का स्पीकर होगा उसको सूचित करना पड़ेगा। जैसे वहाँ पर किसको करते थे, अध्यक्ष को, यहाँ पर जो है विधानसभा स्पीकर को सूचित करेंगे अगर किसी एमएलए पर कोई चार्ज लग जाता है तो, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। 461 देखिए, थोड़े प्रश्न कठिन लग रहे होंगे लेकिन पूरा पढ़ना है आपको, छोड़ करके नहीं जाना अगर 2 स्टार चाहिए तो, ठीक है ना। नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रभावी विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि मानचित्रण यानी कि एक्टिविटी मैपिंग की अवधारणा स्पष्ट रूप से क्या परिभाषित करती है, क्या बताती है, एक्टिविटी मानचित्रण की परिभाषा बताइए। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत के प्रत्येक स्तर की भूमिका और जिम्मेदारियों का वर्णन करती है कौन, जो है आपका ये जो है आपकी एक्टिविटी मैपिंग जो है वो पंचायत के प्रत्येक स्तर की भूमिकाएं और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं उसका वर्णन करती है, ठीक है ना। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 462 देखिए, कह रहे हैं उद्देश्य संकल्प यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये किसके द्वारा लाया गया था भाई, सब जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए। 463, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं ना। कह रहे अधिकृत क्षेत्र यानी कि ऑक्यूपाइड फील्ड का सिद्धांत किस प्रकार के संबंधों से संबंधित है, किससे संबंधित है भाई, अधिकृत क्षेत्र का सिद्धांत। 4 ऑप्शन ये रहे, सही आंसर ऑप्शन सी, विधायी संबंधों से संबंधित है। सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए, आर्टिकल 254 में बताया गया है। 464 देखिए, 464 है, भारत में राज्य विधायिकाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान किस प्रकार की विशेषता का उदाहरण है बताइए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, तो किस प्रकार का प्रावधान है वो आपसे पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन ये रहे। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। जो विधानसभा के लोग राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं उसे हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। 465, वह प्रस्ताव जो बिना मतदान के सार्वजनिक महत्व के किसी अत्यावश्यक विषय पर चर्चा की अनुमति देता है उसे हम क्या कहते हैं, कि बहुत ज़्यादा जरूरी है तो बिना मतदान के भी हम उसको जो है चर्चा उस पर कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्या कहेंगे उसको। सही आंसर हो जाएगा उसे ऑप्शन नंबर डी, छोटी अवधि की चर्चा, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए। 466 देखिए, कह रहे हैं जब कोई भारतीय राज्य विधानमंडल 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी कार्य को पंचायतों को नहीं सौंपता है तो किस बात का संकेत देता है। अगर कोई भी विधानमंडल 11वीं अनुसूची में जो कार्य दिए गए हैं उसको नहीं सौंपता है पंचायतों को तो किस बात की ओर संकेत करता बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, पढ़ लीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की विवेकाधीन शक्ति है ये, ठीक है ना। राज्य की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में बताता है, 243 जी में इसका वर्णन किया गया है। 29 विषय दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 467 देखिए, 467 है, भारत के राष्ट्रपति किस संविधान अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं भैया। राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आर्टिकल के अनुसार लगता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 352 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। 356 से राष्ट्रपति शासन लगता है। 360 से वित्तीय आपातकाल लगता है। कौन सा अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, 360 वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक कभी भी नहीं लगा है, ठीक है। सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलो 468 देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया था। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। किस अनुच्छेद तहत स्थापित किया भैया यूपीएससी को, तो आर्टिकल 315 अनुच्छेद 315 के तहत जो है यूपीएससी की स्थापना की गई। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 469, भारत में संसद में सीटों के रिक्त होने यानी वेकेशन ऑफ सीट से संबंधित कौन सा भारतीय अनुच्छेद है। कौन सा भारतीय अनुच्छेद जो है वो संसद की सीटों के रिक्त होने के बारे में बताता है। 4 ऑप्शन ये रहे। सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, अनुच्छेद 101 जो है वो बताता है संसद की सीटों के रिक्त होने के बारे में। 470 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यदि राष्ट्रीय हित की मांग हो तो संसद राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बना सकती है बताइए। यानी कि संसद राज्य की अनुसूची पर भी कानून बना सकती है, ऐसा कौन से आर्टिकल में कहा गया है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 249 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए अगला 471 है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्ट रूप से कहाँ पर परिलक्षित होती है। कहाँ पर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है। ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मार्गदर्शक यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत में जो डीपीएसपी है वहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। चलिए सॉल्यूशन देख लीजिएगा। 472 पर चलते हैं। भारत में पंचायत पदाधिकारियों पर राज्य सरकार के व्यापक नियंत्रण से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कि पंचायत के पदाधिकारियों पर अगर राज्य सरकार का व्यापक नियंत्रण हो जाएगा तो क्या समस्या आएगी, वो आपसे पूछ रहे हैं। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए। सही आंसर ऑप्शन सी, जो प्रशासनिक स्वायत्ता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। अगर राज्य बहुत ज़्यादा कड़े कानून लगाने लगा गाँव के ऊपर, है ना, वहाँ के अधिकारियों के ऊपर, जैसे सरपंच हो गए या पंचायत सदस्य हो गए, उनके ऊपर अगर कठोर कानून लगाएगा तो प्रशासनिक स्वायत्ता यहाँ पर खराब हो सकती है। 473 देखिए, 473,
सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा किस भारतीय मौलिक अधिकार से संबंधित है? बताइए कौन से मौलिक अधिकार में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है? 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ होता है यानी कि आने वाली पीढ़ियों के बारे में ध्यान रखते हुए विकास करना, ठीक है ना, कि पर्यावरण को इतना नुकसान भी ना पहुंचाओ कि आने वाली पीढ़ी को ये ना पता हो कि मोर किस तरह का हुआ करता था। इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जीवन जीने का जो अधिकार है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित एक अधिकार माना जाता है। सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए। 474 पर चलते हैं। देखिए, भारतीय संसद ने एक ऐसा कानून पारित किया है जो सांसदों की अयोग्यता के मानदंडों को पूर्वव्यापी प्रभाव से बदल देता है और यह घोषित करता है कि पिछले मानदंडों की व्याख्या करने वाला सर्वोच्च न्यायालय एक पूर्ण निर्णय पर लागू नहीं होता है। मतलब कुल मिलाकर कह रहे हैं कि भाई अपने निर्णय की समीक्षा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वो कौन सा कानून है, वो आपसे पूछ रहे हैं। बताइए। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अमान्य है अगर कानूनी अधिकार बदले बिना सिर्फ फैसले को रद्द कर दिया जाता है। यानी अगर कानूनी आधार बदले आपने नहीं बदला है ना, और फैसले को अगर रद्द कर दिया गया है तो उसको अमान्य ही माना जाएगा। पहले आप कानूनी अधिकार बदलिए, उसमें जो है वो कीजिए, क्या कहते हैं उसको, मतलब कि जो कोई नियम बना दिया गया है उस नियम को पहले हटाइए या फिर उसमें कुछ परिवर्तन कीजिए, तभी आप जो आदेश देंगे उसको माना जाएगा। अगर बिना आधार को हटाए हुए आदेश देते हैं तो उस आदेश को क्या माना जाएगा? रद्द माना जाएगा। ऑप्शन डी है हमारा आंसर होगा। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 475 देखिए, कह रहे हैं भारतीय राज्य विधानमंडल इंडियन स्टेट लेजिस्लेटर के 2 सत्रों के बीच अनुमत अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? यानी कि 2 सत्रों के बीच में इससे ज़्यादा अंतराल नहीं हो सकता है। कितने से किससे ज़्यादा नहीं होगा भैया? बताइए। 4 ऑप्शन ये रहा आपके सामने। सही आंसर हो जाएगा भाई 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है। 2 जो है बैठकों के बीच में, 2 बैठकों के बीच में, 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन यहाँ पर देखना, अनुच्छेद 174 ऐसा कहता है। चलो 476 देखिए, लोकसभा में राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा कौन सा निकाय तय करता है? बताइए कौन तय करेगा? तो ये परिसीमन आयोग करता है। यही परिसीमन अभी किया जा रहा था, जो है अभी ये पूरा चल नहीं गया था, क्या कहते हैं, वो शिक्षा मंत्री वाला सिस्टम चल गया था, है ना। तो संसद लग ही नहीं पा रही थी और सरकार को परिसीमन आयोग लेकर के आना था। संसद लग नहीं रही है तो घाटा हो रहा था, इसलिए उन्होंने कहा अरे भैया तुम 2 इस्तीफा यार, हटो यहाँ से, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। तो फिर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा कि सीटों का बंटवारा अगर लेकर के आना है तो वो परिसीमन आयोग तय करेगा कि किस राज्य में कितनी सीटें होंगी और कैसे होंगी, ठीक है। सॉल्यूशन देख लीजिए। 477 देखिए, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? बताइए कैसे भंग कर सकते हैं। 4 ऑप्शन ये रहा। तो ये आपका अनुच्छेद 85 है जिसके आधार पर भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ये रहा। 478 देखिए, 478 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत और नगर पालिकाओं के विकास योजनाओं को समेकित करने के लिए जिला नियोजन समिति की स्थापना अनिवार्य करता है कि जिला नियोजन समिति की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाएगी? कौन सा अनुच्छेद कहता है बता दीजिए। ये रहे 4 ऑप्शन। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 ZD ये कहता है कि भाई आपको जो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की स्थापना करनी पड़ेगी, ठीक है। चले आगे बढ़े, सॉल्यूशन देख लीजिएगा। 479, कोई टच नहीं करता इन क्वेश्चंस को, कोई नहीं कराता भैया, ये कठिन क्वेश्चन है। बताइए किसी ने अभी तक कराया हो MPSI मेंस के क्वेश्चन किसी ने कराए हो तो बताइए। आंसर की कब की आ चुकी है पर किसी ने टच नहीं किया, है ना। अपना यही उद्देश्य है कि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो सरल सरल नहीं कठिन प्रश्नों को भी करें। सिलेक्शन तो यहीं से होगा, सरल तो हर कोई कर लेगा मेरे भाई, है ना। चलो, भारत के संविधान की अनुसूचियों को किस संशोधन के द्वारा 8 से बढ़ा करके 9 कर दिया गया था? बताइए कौन संशोधन के द्वारा हमने इसको 9 कर दिया था? 4 ऑप्शन ये रहे। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला संविधान संशोधन किया था हमने और 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया था। 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई थी पता है ना? 9वीं अनुसूची में जो है ऐसे विषयों को जोड़ा गया था जिस पर जो है किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे अगर इसमें जो है मुख्यतः वो जो है ना, क्या कहते हैं, जमीन का जो अधिकार हुआ करता था पहले, हमारा मौलिक अधिकार होता था, उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया था। क्यों? क्योंकि भाई मान लीजिए एक हाईवे बना रहे हैं, किसी का घर बीच में फंस रहा है तो वो अपना घर नहीं देगा, तुम्हारा हाईवे चाहे जहाँ से जाए उसको मतलब नहीं है। तो ये क्या था, मौलिक अधिकार था उनका, है ना। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट में चले जाते थे तो ये हाईवे बनना रुक जाते थे। उन्होंने कहा एक काम करो, इस अधिकार को हटाओ और 9वीं अनुसूची जोड़ो और 9वीं अनुसूची में इसको डाल दो। 9वीं अनुसूची में डलते ही ये कानूनी अधिकार हो जाएगा लेकिन मौलिक अधिकार नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो अब सरकार आपको इतना पैसा दे देगी कि आप अपने आप ही घर दे दो, लो भैया तुम हाईवे बना लो, पैसा दो हमको, ठीक है ना। तो उचित मुआवजा दे करके अब जो है आपके घर को लिया जा सकता है अगर वहाँ पर कोई सड़क निर्माण हो रहा है या फिर हाईवे बन रहा है, ठीक है। तो ये हमने पहला अमेंडमेंट किया था, पहला संविधान संशोधन किया था। पहले 8 अनुसूची थी और वर्तमान में जो है ये 9वीं अनुसूची जो है पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। ये देखिए 480, यदि भारतीय संसद सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को कुछ मामलों में सीमित कर दे और उसे प्रशासनिक प्राधिकरणों यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को सौंप दे तो कानून किस शर्त को अभी भी पूरा करना चाहिए? यानी अगर ये सारा सिस्टम हो जाता है तो कौन सी ऐसी शर्त है जिसको अभी भी पूरा किया जाएगा? ये रहे 4 ऑप्शन, बताइए कौन सी शर्त है।
सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को जरूर पूरा किया जाएगा, चाहे कुछ भी कर लो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को आपको मानना ही पड़ेगा। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ें। 481 वह प्रावधान जिसके अनुसार राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में वर्णन किया गया है? तो 4 एक समान यानी आर्टिकल 44, ठीक है। एमपी में भी लागू हो गया अब ये, है ना, एक समान सिविल नागरिक संहिता, यानी सबके लिए एक कानून होगा। यूसीसी जिसको हम कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको कहते हैं, एमपी में भी ये लागू हो गया, ठीक है। 482 अभी मतलब चर्चाएं की जा रही हैं, लागू हो जाएगा कुछ दिनों में। 482 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 194 के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? बताइए क्या है ये? केवल मौलिक अधिकार है, पूर्ण एवं असीमित है, 19(1) के समान है, संविधान के प्रावधानों के संसद प्रक्रिया के अधीन रहते हुए, क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान के प्रावधानों और संसद की प्रक्रिया के अधीन रहते हुए ही आप जो है, आपको जो है ये स्वतंत्रता दी गई। अब बोलने की स्वतंत्रता तभी तक सीमित रहेगी जब तक आप संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करते हैं। भाई किसी को भड़काते हैं, धर्म विरोध मतलब कि देश विरोधी या धर्म विरोधी नारा देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो फिर ये संविधान में नहीं आएगा और फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। 483 देखिए, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की शांति और सुशासन के विनिमय बनाने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद कहता है भैया अंडमान निकोबार पर भी आप जो है अनुच्छेद मतलब आप जो है कानून बना सकते हैं? ये है अनुच्छेद 240 कहता है कि राष्ट्रपति इन पर भी कानून बना सकता है। सॉल्यूशन ये रहा। 484 देखिए, शब्द डेवलपमेंट भारतीय संविधान में पहली बार किस भाग में आया था? किस भाग में डेवलपमेंट को शामिल किया गया था? ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 नीति निषेध सिद्धांत में डेवलपमेंट को जो है शामिल किया गया था। ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। 485 देखिए, भारतीय राज्यपाल किसके अंतर्गत क्षमादान दे सकते हैं? कौन सा आर्टिकल है जो क्षमादान की शक्ति देता है भारतीय राज्यपालों को? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 161। ये शक्ति देता है कि भारत के जो भी राज्यपाल है वो क्षमादान की शक्ति इनको दी जाती है, राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के द्वारा, ठीक है ना। चलिए 486 देखिए, किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति कानून तथा तथ्य को संबंधित किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? यानी उनको कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा तो सर्वोच्च न्यायालय से कहेंगे तो हमको जानकारी दो, तो हमको थोड़ा सा गाइड करो। कौन सा आर्टिकल है? वो है आपका 143, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ें। 487 देखिए, किस भारतीय संवैधानिक संशोधन अमेंडमेंट ने सशस्त्र विद्रोह आर्ड रेबेलियन की जगह आंतरिक अशांति को शब्द जोड़ दिया था? आंतरिक अशांति को जोड़ा था, कौन सा संविधान संशोधन था? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के द्वारा लाया गया था। 1978 में इसको लाया गया था। आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। 488 देखिए, लोकसभा में अध्यक्षों चेयरपर्सन के पैनल में निम्नलिखित में से कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं? कौन शामिल होते हैं बताइए? लोकसभा में अध्यक्ष पैनल जो होते हैं मतलब चेयरपर्सन जो होते हैं उनके पैनल में कौन कौन शामिल होते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अधिकतम 10 सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। 10 सदस्य ऐसे होंगे जो इस पैनल में शामिल होंगे, चेयरपर्सन की पैनल में। ये भी ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन बन सकता है। सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए। 479 पर चलते हैं। देखिए 489, 10 क्वेश्चन पीछे कर दे रहे हो सर। 10 क्वेश्चन करने में तो हालत खराब हो जा रहा है। ये MPSI क्वेश्चन है, आप 10 क्वेश्चन पीछे कर दे रहे हो। भारतीय संसद के द्वारा पास किए गए प्रस्ताव को किस आधार पर चुनौती दी जा सकती है जिसमें किसी सदस्य को सुनवाई का मौका दिए बिना निकाल दिया गया हो? बताइए, अगर किसी को बिना सुने निकाल दिया जाए तो किस आधार पर आप जो है चुनौती दे सकते हैं? बताइए। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, किस आधार पर चुनौती देंगे? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन, है ना। अभी यही बोला गया था कि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किसी भी कंडीशन में नहीं किया जा सकता भैया। बिना किसी को सुने हुए उसको बाहर नहीं निकाल सकते हो, है ना। ये तो प्रकृति कहती है कि सबको सुनने का मौका दो, तो आखिर इसका उसकी क्या परेशानी, उसको सुनो तो, है ना। तो ये है प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन, ठीक है। 490 देखिए, भारत में राज्य विधानमंडलों के सदनों को सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? बताइए। यानी राज्य में सदन को सत्रावसान कर सकता है कौन? बताइए। सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल कर सकता है। जैसे वहाँ पर राष्ट्रपति करता है, यहाँ पर राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 174(2) के अनुसार राज्यपाल जैसा कर सकता है। चलो 491, यदि किसी भारतीय राज्य का विधानमंडल एक ऐसा प्रस्ताव पारित करता है जिसमें न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अनदेखी करने का निर्देश दिया गया हो तो प्रस्ताव होगा? बताइए कैसा प्रस्ताव होगा वो? यानी अगर वो ये कह रहा है कि भाई विधानमंडल ये कह रहा है कि तुम्हें न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अनदेखी कर सकते हो, यानी कि जो तुम्हारा हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी कर सकता है। अगर ऐसा कोई आदेश दे रहा है, ऐसा कोई प्रस्ताव दे रहा है तो वो क्या होगा? बताइए। विशेष अधिकारों से सुरक्षित होगा, जनमत संग्रह के अधीन होगा, राज्य के लिए बाध्यकारी होगा या फिर असंवैधानिक होगा? सही आंसर हो जाएगा वो असंवैधानिक है। यानी कि राज्य विधानसभा, राज्य विधानपालिका किसी भी कंडीशन में न्यायपालिका को जो है आदेश नहीं दे सकती है, ठीक है ना। क्योंकि न्यायपालिका अलग है, विधायिका अलग है, ठीक है ना। तो विधायिका जो न्यायपालिका इस टाइम पर सर्वोच्च रहती है, ठीक है ना। अगर वही उनके आदेश को मानने लगेगी तो फिर पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। कौन उनसे पूछेगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना।
तो ये क्या हो जाएगा, असंवैधानिक हो जाएगा, कोई भी उस पर दबाव नहीं डाल सकता है। राज्य सूची में शामिल विषयों पर भारतीय संसद किन परिस्थितियों में कानून बनाने के लिए सशक्त है ना। तो राज्य सूची में ऐसे कौन से विषय हैं जिन पर भारतीय संसद कानून बना सकती है, बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यदि राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत प्रस्ताव पारित करती है, राज्यसभा कह दे तुम बना दो तो फिर ये बना सकते हैं। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। 493, जब किसी न्यायाधिकरण के सदस्यों को 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है जिसे कार्यकारी विवेकाधिकार पर नवीनीकृत किया जा सकता है, तो किस सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है, बताइए कौन से सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है। इस लेवल पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी भाई, ऐसे नहीं लग जाएंगे 2 स्टार अब। ठीक है, प्रीमेंस का सिस्टम हो गया है ना, वो जमाने गए जब एक पेपर से हो जाता था। 494, भारतीय अनुच्छेद 122 के तहत न्यायालयों को किस बात की जांच करने से रोका गया है। कौन सी बात की जांच न्यायालय नहीं कर सकते हैं, किससे रोका गया है 122 के तहत। ये पूरा 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, संसदीय कार्यवाहियों में प्रक्रियात्मक गड़बड़ी अगर हो रही है तो इसका जो है मतलब कि जांच परख न्यायालय नहीं कर सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया 122 में। सॉल्यूशन ये रहा। 495 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता अनटचेबिलिटी के उन्मूलन से संबंधित है। आर्टिकल 17 है, सबको पता है ना, अस्पष्टता का आर्टिकल 17 करता है। 496 देखिए, किस संविधान संशोधन को एनसीटी यानी एनसीटी ऑफ दिल्ली अधिनियम के तहत जाना जाता है, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन जो है ना, उसके आधार पर कौन कौन से राज्यों को एनसीटी में बना दिया गया था, कौन से संविधान संशोधन को मानते हैं। दिल्ली से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन भैया, ऐसा स्थिति देख लो, तो वह कौन सा 69 69वां संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है। ठीक है ना, ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, 1991 में किया गया था। 497, भारतीय संसद के उच्च सदन का नाम क्या है, बताइए। उच्च सदन को क्या कहते हैं, तो उच्च सदन को हम कहते हैं क्या, राज्यसभा कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए 408, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता यानी कि एडमिसिबिलिटी का निर्णय कौन सा प्राधिकरण करता है, कौन सा प्राधिकरण ये आदेश देता है कि कौन से प्रश्नों को सुना जाएगा। 4 ऑप्शन ये रहे। सही आंसर स्पीकर कह सकता है इसको, है ना। आगे बढ़िए। 499, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडलों के विशेषाधिकारों से संबंधित है। ठीक वैसे जैसे संसद के लिए अनुच्छेद 105 है, वैसे राज्य विधानमंडलों के लिए कौन सा अनुच्छेद, बताइए। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा विशेषाधिकार अनुच्छेद 194 में बताए गए हैं। ठीक है, सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर देख लेना। 500 नंबर देखिए, 500 नंबर है, भारत में 43वां 44वां संविधान संशोधन किस एक समान उद्देश्य के लिए जाने जाते हैं। 43वां और 44वां संविधान संशोधन किसके लिए जाने जाते हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन ये रहा। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा शक्तियों को बहाल करने से संबंधित है। जो 43वां और 44वां संविधान संशोधन है वो न्यायिक समीक्षा शक्तियों को बहाल करने से संबंधित है। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1977 1978 में दोनों किए गए थे। ठीक है, 43 1977 और 44 1978। ठीक है, तो धन्यवाद भाई। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन लोगों ने नोट्स लिए उनका क्या कहना है। ये देखिए, ये आपको एमपी पुलिस 2025 नोट्स ग्रुप में दिख रही होंगी। एमपी पुलिस कांस्टेबल के नोट्स इन्होंने लिए थे। ठीक है ना, ठीक है, आप देख सकते हैं वर्तमान में इनकी वर्दी लगी हुई है। ठीक है ना, अब इन्होंने कहा कि सर एसआई के नोट्स लेना है, मेरा इस बार एमपी पुलिस में हो गया, हम आपसे जुड़े थे, अब आप हमें एसआई यानी इस वर्दी पर 2 स्टार और लगवा दीजिए। ठीक है ना, जागृति शर्मा इनका नाम है। तो बिल्कुल इन्होंने जो है एसआई के नोट्स ले लिए 199 वाले, और अब ये जो है एसआई की तैयारी में लगी हुई हैं। और भगवान कृपा कर देना इनके ऊपर, जागृति शर्मा जी के ऊपर, और इनकी वर्दी पर 2 स्टार लग जाने चाहिए। तो ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह आप भी कह रहे होंगे सर हमने भी आपके नोट से तैयारी की, हम कांस्टेबल हो गए, हम एसआई हो गए, हम एएसआई हो गए। ठीक है ना, ये देखिए कृषि विस्तार अधिकारी के नोट्स लेने के बाद में इनका क्या रिएक्शन है। वाह क्या गजब के नोट्स बनाए हो सर, ग्रेट सर, मजा आ गया। ठीक है, ये नोट्स लेने के बाद इनका कहना है, पढ़ने के बाद में। ये हैं देखिए वैभवी मिश्रा जी, इनका 2nd रैंक आई है एमपी एएसआई में। ठीक है ना, तो 2nd टॉपर है एमपी एएसआई की। इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से तैयारी की थी। जैसे रिजल्ट आया तुरंत इन्होंने अपना रिजल्ट भेजा, हमने कहा वाह गजब, कांग्रेचुलेसन आपको। फिर हमने कहा भाई आपको हेल्प मिली थी कि नहीं मिली थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यस सर, आपके नोट्स कांस्टेबल के लिए और वीडियो देख करके बहुत हेल्प मिली थी। कांस्टेबल में भी सिलेक्शन हो गया है, एमपीएसआई में 13% में है, और एएसआई में 2nd रैंक लगी है। ठीक है ना, तो आप खुद देख सकते हैं कि क्या क्वालिटी क्या है हमारे नोट्स की। ठीक है, तो आप भी इन नोट्स को लेकर के बढ़िया से तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आप मैसेज करके अपने नोट्स से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, कृषि विस्तार अधिकारी वालों आपके लिए भी नोट्स हैं, ध्यान रखना। दोनों सब्जेक्ट आपका कृषि का भी नोट्स हमारे पास में उपलब्ध है, 10 की 10 यूनिट का पूरा, और जो है सीसेट का भी नोट्स है ना, तो आप दोनों ले सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये इस तरह से पूरा आप ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे इस नंबर पर, और आप अपने नोट से प्राप्त कर लेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। 2500 क्वेश्चन करने हैं हमको जीके जीएस के, इसी लेवल के करेंगे। ठीक है ना, अब इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल का अगला जो एग्जाम है एमपी ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 का एग्जाम जनवरी 2026 में हुआ था, उसको निपटा देंगे अपन। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।